हाँ, तो बच्चों मैं क्या कह रहा था, miscellaneous topics में the first miscellaneous topic that we are going to see is color in coordination compounds. ठीक है ना? तो गाइस कुछ इंफॉर्मेशन देता हूँ, उसका समझा दूंगा। समझाने वाला पार्ट बहुत आसान है, आराम से समझ में आ जाएगा। When white light passes through a complex, some part of it is absorbed. थोड़ा पार्ट एब्जॉर्ब होता है and thus the light which emerges, जो बची हुई लाइट है जो emerge कर रही है is no longer white. हम कहेंगे जो लाइट एब्जॉर्ब हो गई वो तो हमारे कॉम्प्लेक्स ने एब्जॉर्ब कर ली। अब जो रिमेनिंग लाइट है दैट इज द कलर दैट वी सी। समझ आ रहा नहीं आ रहा बच्चों? क्लियर है गाइस? द लाइट नॉट एब्जॉर्ब इज द कलर ऑफ द कोऑर्डिनेशन कंपाउंड। तो वही चीज मैं लिखने जा रहा हूं, द कलर ऑफ द कंपाउंड, द कलर ऑफ द कंपाउंड is complementary to that of wavelength that has been absorbed by complex. जो लाइट कॉम्प्लेक्स ने एब्जॉर्ब करी उसकी कॉम्प्लीमेंट्री लाइट कलर इज द कलर दैट वी सी। ठीक है ना बच्चों? समझ आ रहा नहीं आ रहा गाइस? द कलर ऑफ कॉम्प्लेक्स, बच्चे बोल ही नहीं रहे, बोल दो सही गाइस। Yes, sir. Yes, sir. is not because of light absorbed but is due to light reflected. जो लाइट उसने एब्जॉर्ब नहीं करी दैट इज द कलर ऑफ द कॉम्प्लेक्स, दिस इज द कॉम्प्लीमेंट्री कलर। अभी बार बार हम कॉम्प्लीमेंट्री की बात करें, हाउ डू वी नो कि किस कलर का कॉम्प्लीमेंट्री कलर क्या होगा? ठीक है ना बच्चों? कॉम्प्लीमेंट्री कलर क्या है? इट इज द कलर जनरेटेड बाय द कॉम्प्लीमेंट्री कलर generated from wavelength left over, जो बची रह गई जो एब्जॉर्ब नहीं, उसका जो कलर है दैट इज अ कॉम्प्लीमेंट्री कलर। ओके बच्चों, तो एक काम करते हैं, इसके ऊपर क्वेश्चन आते हैं गाइस, तो इट इज इंपॉर्टेंट, ये मत सोचना कि इंपॉर्टेंट नहीं है। पे अटेंशन। मैंने रेनबो कलर्स उठा लिए, इंडिगो हटा दिया, क्योंकि इंडिगो और ब्लू और वॉयलेट ऑलमोस्ट, मतलब इंडिगो इन दोनों के बीच में लाया करना चाहिए, इंडिगो को मैंने एलिमिनेट कर दिया। सो येलो का कॉम्प्लीमेंट्री कलर वॉयलेट, वॉयलेट का कॉम्प्लीमेंट्री कलर येलो, ब्लू का कॉम्प्लीमेंट्री कलर ऑरेंज, ऑरेंज का कॉम्प्लीमेंट्री कलर ब्लू, ग्रीन का कॉम्प्लीमेंट्री कलर रेड, रेड का कॉम्प्लीमेंट्री कलर ग्रीन। ठीक है बच्चों? अब हमने कहा, हमें ये पता चल गया कि कलर कैसे होएगा। मतलब सपोजिंग वॉयलेट कलर उसने एब्जॉर्ब किया, वॉयलेट कलर की लाइट एब्जॉर्ब कर ली व्हाइट में से, तो हमें जो कलर दिखाई देगा कॉम्प्लेक्स का वो येलो दिखाई देगा। समझ में आ रहा है नहीं आ रहा है बच्चों, ये बताओ मुझे। दिस इज प्रेटी इंपॉर्टेंट। समझ में आया है तो हाँ बोल दो एक बार। Yes, sir. Yes, sir. क्लियर हो गया ना? वेल दैट इज नाइस।
ओके, तो हमारा जो कलर होता है वो किसकी वजह से आ रहा है? जो कलर उसने एब्जॉर्ब नहीं किया, हाँ है ना? जो कलर एब्जॉर्ब नहीं किया वो कलर हमें दिख रहा है, एंड दैट इज द कलर कॉम्प्लीमेंट्री टू द कलर एब्जॉर्ब। ठीक है ना बच्चों? अब हम कह रहे हैं यार उसने जो, एंड व्हाई डिड इट एब्जॉर्ब, एब्जॉर्ब करेगा इलेक्ट्रॉन एनर्जी फ्रॉम द लाइट, तो वो बाहर जंप करेगा, हाँ है ना? समझ आ रहा है नहीं आ रहा है बच्चों? व्हेन इलेक्ट्रॉन एब्जॉर्ब्स एनर्जी इट विल जंप हाई, यहां पे जंप करके कहां जाएगा तो वो मैं बता देता हूं तुम्हें। द एनर्जी डिफरेंस बिटवीन two sets of d orbitals is small। मैं कौन से दो डी सेट्स की बात कर रहा हूं? डी ऑर्बिटल के कौन से दो सेट की बात कर रहा हूं? Eg एंड T2G। समझ आ रहा है नहीं आ रहा है बेटा? क्लियर है यहां तक? बेसिकली Eg एंड T2G, या फिर हम ये भी कह सकते हैं तुम्हारा टेट्राहेड्रल के अंदर E एंड T2 बच्चों। समझ आ रहा है नहीं आ रहा है गाइस? क्लियर है यहां तक? Yes, sir. Well, there are two sets of d orbitals, one having lower energy, one having slightly higher energy. So basically on absorbing radiation of appropriate frequency, on absorbing radiation of appropriate frequency, d electrons are excited, d के electrons are excited from where to where? From lower energy orbitals to high energy orbitals, हाँ या ना? ओके गाइस, तो हमारा जो उन्हें एनर्जी, मैं एक काम करता हूँ डायग्राम बनाता हूँ, बेटर फील आएगी। 1 2 3, ये आ गया T2G, ये आ गया Eg। इलेक्ट्रॉन अभी यहां है, जब तुम उस पर रेडिएशन डालोगे तो वो यहां से जंप करके कहां चला जाएगा? यहां। समझ आ रहा है नहीं आ रहा है बच्चों? क्लियर हुआ है नहीं हुआ? बोलो गाइस, समझ Yes, गए? sir. इट विल जंप फ्रॉम T2G टू Eg। ये हम कौन से कॉम्प्लेक्सेस की बात कर रहे हैं? ऑक्टाहेड्रल। ठीक है बेटा, समझ गए? तो एग्जांपल लेते हैं, जो मैंने लिया है TiH2O6 3+। अब बताओ Ti के पास अभी वैलेंस शेल में इलेक्ट्रॉन्स कितने हैं? इट इज 4s2 3d2 होता है। ठीक है ना बच्चों? Ti पे चार्ज है +3, तो तुम्हारे पास 3d में एक इलेक्ट्रॉन, जो मैंने अभी बनाया था T2G में एक इलेक्ट्रॉन है बस। ठीक है ना बेटा? भाई तुम्हारे पास D में एक और इलेक्ट्रॉन है, तो हमने कहा ये दोनों मिला के इसमें एक इलेक्ट्रॉन था, T2G में बैठा था पहले। जब हमने रेडिएशन डाली, लाइट डाली, तो T2G से Eg पे जंप कर गया। अब जो लाइट एब्जॉर्ब करी इसने, उसका कॉम्प्लीमेंट्री कलर, जो जो उसने लाइट एब्जॉर्ब करी उसका कॉम्प्लीमेंट्री कलर विल बी द कलर ऑफ द कॉम्प्लेक्स। ठीक है बच्चों? क्लियर है गाइस? यहां तक कोई डाउट? ये कलर एब्जॉर्ब करता है कौन सा बच्चों? ये एब्जॉर्ब करता है कलर येलो। तो हमारा दिखेगा किस टाइप का? एब्जॉर्ब येलो ग्रीन। इट एब्जॉर्ब्स लाइट या एनर्जी ऑफ येलो ग्रीन रीजन। तो बेटा हमारा कलर क्या दिखाई देगा बताओ बच्चों? अगर इसने येलो ग्रीन एब्जॉर्ब किया, तुम Violet. येलो मान लो कन्वीनियंस के लिए, तो हमारा जो कलर दिखाई देगा वो क्या दिखाई देगा? वॉयलेट।
complex is white, violet in color. So सर अब रेड ये हाँ बेटा रेड क्यों नहीं? अभी बताता हूँ। ये रफ है बेटा, ये रफ है, एक जनरल आइडिया देता है, ठीक है ना। मतलब येलो ग्रीन में मैं मान के चल रहा हूँ इट इज मोर टुवर्ड्स येलो, सो इट इज अपेयरिंग वॉयलेट। ओके ओके सर। गुड, ये अप्रोक्स आइडिया देता है तुम्हें। तो बेटा यहाँ पे आम इंपॉर्टेंट चीज क्या हो गई, ये कलर क्यों हम ऑब्जर्व कर पा रहे हैं, क्योंकि हमारे पास इलेक्ट्रॉन डी ऑर्बिटल, लोअर एनर्जी डी ऑर्बिटल से हाई एनर्जी डी ऑर्बिटल में जा रहा है। Basically, there is DD transition of electron. Very important. This is a statement which tells us why there is color of coordination compound, because of DD transition of electron. समझ आया नहीं आया? Color of coordination compound is due to DD transition of electron. Lower energy D to higher energy D पे जो ट्रांजिशन हो रहा है इलेक्ट्रॉन का, जंप कर रहा है वो, दैट इज रिस्पॉन्सिबल फॉर द कलर। ओके बच्चों, इलेक्ट्रॉन का जंपिंग फ्रॉम लोअर एनर्जी डी टू हाई एनर्जी डी, उसमें उसने कोई रेडिएशन एब्जॉर्ब करी और कॉम्प्लीमेंट्री कलर एग्जिबिट हो गया, ठीक है ना बेटा। एग्जाम्पल लेते हैं, बेटर फील आएगी, मच बेटर, ठीक है ना। CO H2O4 2 प्लस, बेटा डू यू रियलाइज ये टेट्राहेड्रल कॉम्प्लेक्स है, उसमें तो स्प्लिटिंग। अब देखो बेटा कलर जो होगा, ये जो रेडिएशन एब्जॉर्ब कर रहा है, ट्राई टू अंडरस्टैंड, ये जो रेडिएशन एब्जॉर्ब कर रहा है वो किस पे डिपेंड कर रहा है, डेल्टा नॉट पे या डेल्टा पे, स्प्लिटिंग एनर्जी पे, हाँ या ना। मतलब ट्राई टू अंडरस्टैंड, अगर ये है तुम्हारा, इलेक्ट्रॉन को यहां से यहां भेजना है, इसमें ज्यादा एनर्जी लगेगी या यहां से यहां भेजना है, इसमें ज्यादा एनर्जी लगेगी। ऑब्वियस सी बात है, जितना ज्यादा डिफरेंस होगा तुम्हारा डी ऑर्बिटल्स के बीच में, लोअर एनर्जी और हायर एनर्जी डी ऑर्बिटल्स के बीच में, उतना ज्यादा तुम्हारा एनर्जी की रेडिएशन से एब्जॉर्ब करनी पड़ेगी, हाँ है ना बच्चों। इसमें तुम्हारा ज्यादा एनर्जी वाली रेडिएशन एब्जॉर्ब करेगा, इसमें लोअर एनर्जी वाली रेडिएशन एब्जॉर्ब करेगी। समझ आ रहा है नहीं आ रहा है बेटा? क्लियर हो रहा है Yes. नहीं हो रहा है? गुड। अब एक चीज ऑब्वियस सी बात है, तुम्हें पता है, इसमें वेवलेंथ मिनिमम है, मतलब ज्यादा एनर्जी है, वेवलेंथ मिनिमम मतलब एनर्जी मैक्स, और इसमें लैम्डा मैक्स या एनर्जी मिन, राइट। तुमने एटॉमिक स्ट्रक्चर में पढ़ा था गाइस, किसकी वेवलेंथ ज्यादा होती है, किसकी कम होती है। वॉयलेट की सबसे कम होती है, रेड की सबसे ज्यादा होती है विजिबल लाइट में, हाँ है ना। अब Yes, मैं sir. कह रहा हूं टेट्राहेड्रल में स्प्लिटिंग ज्यादा होती है या ऑक्टाहेड्रल में? ऑक्टाहेड्रल में ज्यादा होती है। टेट्राहेड्रल में स्प्लिटिंग 4/9 टाइम्स ऑफ ऑक्टाहेड्रल होती है। याद आ रहा है नहीं याद आ रहा है? मतलब अगर मैं ये बताना चाह रहा हूं, ये मैंने टेट्राहेड्रल लिया है, ठीक है ना बेटा, ये मैंने क्या लिया है, आई टेकन अ टेट्राहेड्रल कॉम्प्लेक्स। तो इसमें डू यू रियलाइज ये जो एनर्जी एब्जॉर्ब करेगा वो ज्यादा वेवलेंथ वाली करेगा, बताओ, कम एनर्जी वाली या ज्यादा वेवलेंथ वाली रेडिएशन एब्जॉर्ब करेगा, हाँ है ना। बच्चे बोल ही नहीं रहे, बोलोगे नहीं तो मेरे को कैसे पता चलेगा बच्चों कि तुम्हें समझ आ रहा है, बताओ। Yes, sir. इसका जो डेल्टा है वो लेस है, क्योंकि दिस इज डेल्टा इन टेट्राहेड्रल। अगर इसी का हम ऑक्टाहेड्रल कॉम्प्लेक्स लेते तो जो तुम्हारी रेडिएशन वो एब्जॉर्ब करता वो ज्यादा एनर्जी वाली करता, हाँ है ना। तो यहाँ पे मैं CuH2O6 लेता तो ऑब्वियस सी बात है, यहाँ पे तुम्हारा जो डेल्टा है वो ज्यादा होगा, तो बेसिकली इट विल एब्जॉर्ब एनर्जी ऑफ हायर एनर्जी टू जंप फ्रॉम लोअर एनर्जी डी टू हायर एनर्जी डी। क्लियर हुई ये चीज या नहीं हुई बच्चों? गाइस समझ गए Yes. कौन से बच्चे ने ये सर बोला, ये भी बता दो।
फिर मैं उस बच्चे को कहूंगा कि यू कीप ऑन सेइंग लाइक दैट कि हाँ सर समझ में आ रहा है या नहीं आ रहा है। कौन से बच्चे ने बोला था? यश बेटा, कैन यू टेक दैट रेस्पॉन्सिबिलिटी कि तुम बताते आओ कि हाँ सर समझ में आ रहा है या नहीं आ रहा है। ओके सर। अभी ये बताओ, ये चीज समझ आई नहीं आई कि अगर यस। हम सेम टेट्राहेड्रल और ऑक्टाहेड्रल कॉम्प्लेक्स सेम मेटल और लिगेंड के ले रहे हैं, तो व्हाट यू हैव टू अंडरस्टैंड इज टेट्राहेड्रल के अंदर जो एनर्जी एब्जॉर्ब होगी वो तुम्हारी कम होगी, हाँ है ना? मतलब कम एनर्जी का जो रेडिएशन है वो एब्जॉर्ब होगी। और जो ऑक्टाहेड्रल कॉम्प्लेक्स लेंगे हम उसी मेटल और लिगेंड का, तो उसमें जो एनर्जी एब्जॉर्ब होगी वो, मतलब जो रेडिएशन एब्जॉर्ब होगी वो हाई एनर्जी की होगी। क्लियर? यस सर। क्योंकि हाँ, क्योंकि हमें एक में इधर भेजना है, एक में इधर भेजना है। ये बेसिकली ऐसे मान के चलो, ये हमारा लो, मतलब यहाँ पे मेरे को फिर ये चेंज करना पड़ेगा। मैं बता रहा हूँ, ये जो एनर्जी डिफरेंस है ये ज्यादा किस में देखा जाएगा? टेट्राहेड्रल में। ये एनर्जी डिफरेंस किस में देखा जाएगा? ऑक्टाहेड्रल में। तो टेट्राहेड्रल के लिए हमें कम एनर्जी की रेडिएशन से भी काम चल जाएगा, और ऑक्टाहेड्रल के लिए हमें ज्यादा एनर्जी की रेडिएशन चाहिए। तो एनीवे टेट्राहेड्रल में क्या देखा गया, जो मैंने पर्टिकुलर एग्जांपल लिया है COH2O4 2+, इसमें तुम्हारा जो लाइट उसने एब्जॉर्ब करी वो कौन से कलर की करी? रेड की। तो हमारा किस टाइप का दिखेगा बेटा ये? ग्रीन। ग्रीन। Actually it is somewhere between red and orange. So the color that you observe is between green and blue, and it is more towards blue. मैंने तुम्हें बताया था कि थोड़ा सा वेरिएशन आता है, इट इज नॉट एग्जैक्टली परफेक्टली करेक्ट, थोड़ा सा वेरिएशन आ जाता है। द लाइट absorbed is red and the color is blue बेटा। ओके, क्लियर है यहां तक? यस सर। मतलब तुम्हें थोड़ा सा देखना पड़ेगा कि कहां से कहां के बीच में वो लाए कर सकता है। अब आते हैं बेटा, लेट अस टेक अनदर एग्जांपल, बेटर फील आएगी थोड़ी। CO Cl NH3 5, ओके, 2+। अब इसमें जो एब्जॉर्ब्ड है दैट इज येलो। तो कलर क्या आएगा बच्चों? एब्जॉर्ब्ड इज येलो। ये ऑक्टाहेड्रल है बेटा। कलर एब्जॉर्ब्ड इज येलो, व्हाट विल इट अपीयर? रेड। Violet. वॉयलेट। इट विल अपीयर वॉयलेट। ओके बच्चों, अब हमने ऑक्टाहेड्रल देखा, तो ऑक्टाहेड्रल में तुम एकदम से देख रहे हो रेड के बजाय हम कहां पे पहुंच गए? येलो पे। ओके बेटा, समझ यस। गए? हाँ हाँ। येलो की वजह, मतलब हम कहाँ रेड पे थे, ये वाली रेडिएशन एब्जॉर्ब कर रहा था रेड वाली, और वो येलो वाली एब्जॉर्ब कर रहा है। क्योंकि हमें बताया ऑक्टाहेड्रल स्पीशीज के अंदर तुम्हारा बेसिकली स्प्लिटिंग ज्यादा होती है, तो यू नीड अ हाई एनर्जी रेडिएशन टू थ्रो द इलेक्ट्रॉन फ्रॉम लोअर एनर्जी टू हाई एनर्जी। अब बेटा ऑक्टाहेड्रल के अंदर देखते हैं लिगेंड स्ट्रेंथ कैसे अफेक्ट करता है। डू यू रियलाइज लिगेंड जितना स्ट्रांग होगा उतना स्प्लिटिंग ज्यादा होगा? बताओ, बोलो। हाँ सर। जितना लिगेंड स्ट्रांग होगा उतना स्प्लिटिंग ज्यादा होगा। स्प्लिटिंग ज्यादा होगा तो तुम्हें हायर एनर्जी देनी पड़ेगी, हायर एनर्जी रेडिएशन एब्जॉर्ब करेगा वो, हाँ या ना? हाँ सर। अब इसमें जो एब्जॉर्ब करता है इट इज ब्लू ग्रीन, इट इज ब्लू ग्रीन बेटा। एब्जॉर्ब इज ब्लू ग्रीन, तो कलर कैसा दिखेगा? Red. ऑरेंज। ब्लू ग्रीन है, इट विल अपीयर रेड या ऑरेंज, हाँ या ना? इट इज एक्चुअली रेड। ओके, इट इज ओके सर। रेड, दैट इज ऑब्जर्व। एक ये रफ आइडिया तुम्हें इससे मिल जाता है। अब बेटा यहां पे तुम कहोगे सर NH3 तो पांचों, मतलब यहां पे भी NH3 के पास है, यहां भी NH3 के पास है, लेकिन बेटा जो H2O है दैट इज अ स्ट्रॉन्गर लिगेंड देन Cl-। याद आ रहा नहीं? याद आ रहा? स्पेक्ट्रोकेमिकल सीरीज। इसीलिए मैं कह रहा हूं कि वहां पे कलर एब्जॉर्ब हो रहा था येलो। क्लोरीन जब था 5 NH3 तो दोनों में, तो उनको भूल जाओ, क्लोरीन और H2O को कंपेयर करो, वहां पे हमारे पास था येलो, उसने एब्जॉर्ब करी थी, यहां पे एब्जॉर्ब कर रहा है ब्लू ग्रीन बेटा। कुछ समझ में आया नहीं आया? यस सर। मतलब दोनों ही ऑक्टाहेड्रल है, ये वाला और ये वाला, लेकिन एक में तुम्हारी ज्यादा एनर्जी हो रही है। किसमें ज्यादा एनर्जी लग रही है ट्रांजिशन के लिए? जिसमें लिगेंड स्ट्रांग है। समझ गए गाइस?
अब Yes. अगर मैं ये ले लेता हूँ CONH3 6, हमने H2 हटा के सारे NH3 उठा लिए। ओके बेटा, तो इसमें ब्लू ग्रीन, इसमें कौन सा एब्जॉर्ब होता है? ब्लू एब्जॉर्ब होता है, नॉट ब्लू ग्रीन, ब्लू। तो कलर क्या आएगा बेटा, बताना। Orange. इट विल बी ऑरेंज, एक्चुअली इट इज येलो ऑरेंज। यू गेट द जनरल आइडिया, एक आइडिया चाहिए जरूर कि कैसे कलर जा रहा है। अब अगर मैं NH3 को जाए CN उठा लूं, वो तो बहुत स्ट्रॉन्ग लिगेंड है, सेकंड हाईएस्ट, हाँ या ना, बोलो। Yes, sir. मतलब इससे ऊपर तो कार्बन ही नहीं आता। तो बेटा ये एब्जॉर्ब कर रहा होता है अल्ट्रा वायलेट। सर वो तो मतलब हमारे उससे ये बाहर चला गया। अल्ट्रा वायलेट आता वॉयलेट के बाद, जस्ट बाद, है ना। मतलब तुम उसको वॉलेट ट्रीट करो फॉर द टाइम भी। अगर तुम वॉलेट ट्रीट करते हो तो इसका कलर क्या आने वाला है? अल्ट्रा Yellow. वॉलेट हो गया, इससे ज्यादा Yellow. एनर्जी, इट विल बी येलो, इट इज एक्चुअली पेल येलो, इट इज एक्चुअली कलर इज पेल येलो। अब यहाँ पे सारे फैक्टर्स आ जाएंगे। हमने दो फैक्टर अभी देखे, कौन से? एक तो हमारा हमने देखा है तुम्हारा क्या बेटा, टेट्राहेड्रल और ऑक्टाहेड्रल, कि उनमें से ऑक्टाहेड्रल में एनर्जी ज्यादा लगेगी, और ऑक्टाहेड्रल में हमने देखा स्ट्रेंथ ऑफ लीगेंड, कि लीगेंड स्ट्रॉन्ग तो ज्यादा एनर्जी लगेगी फॉर ट्रांजिशन फ्रॉम लोअर एनर्जी डी टू हायर एनर्जी। समझ आया नहीं आया बच्चों? Yes, उसमें sir. और फैक्टर्स भी आ सकते हैं। मेटल पे चार्ज, तुम्हें याद आ रहा है नहीं याद आ रहा है? चार्ज ज्यादा होता है तो तुम्हारा ज्यादा स्प्लिटिंग एनर्जी होती है, याद आ रहा है नहीं याद आ रहा है बच्चों? हाँ sir. तो वो भी फैक्टर्स आ सकते हैं, लेकिन उनको हम अभी कंसिडर नहीं करें। बेसिक आइडिया हमें चाहिए था, बेसिक आइडिया में मिल गया। लेकिन मैं बता रहा हूं वहां पे तुम्हारा मेटल का चार्ज भी डिपेंड कर रहा होता है उस पर भी चीजें, ठीक है ना बेटा? जैसे CO2 प्लस और CO3 प्लस में विल से CO3 प्लस वुड बी हैविंग मोर स्प्लिटिंग, हाँ या ना बेटा? हाँ sir. तो ये गॉट द आइडिया, और हमें डिस्कस करने की इसके बारे में जरूरत नहीं है। ओके, अब एक और चीज, ये तो हमने देखा कि कैसे तुम्हारा कलर आता है, राइट? कब कलर नहीं आएगा? इफ देयर आर नो डी इलेक्ट्रॉन, डी में इलेक्ट्रॉन्स ही नहीं है, इफ नो डी इलेक्ट्रॉन्स आर प्रेजेंट, या और you have got completely filled d orbital, completely filled d orbital, या तो डी में इलेक्ट्रॉन्स ही नहीं है या कंप्लीटली फिल्ड ऑर्बिटल है, तो डी डी ट्रांजिशन हो ही नहीं सकता। बताओ बेटा। हाँ sir. देन देयर विल बी नो डी डी ट्रांजिशन। पूरा फील्ड है तो ट्रांजिशन करोगे कैसे? और कोई इलेक्ट्रॉन ही नहीं है डी में, तो भी तुम्हारा ट्रांजिशन नहीं होगा। देन नो डी डी ट्रांजिशन एंड कॉम्प्लेक्स इज कलरलेस। ओके गाइस, समझ आया नहीं आया बच्चों? Okay कोई sir. डाउट? अच्छा, एक और काम कीजिए गाइस, मतलब जैसे तुम D10 और D0 में देयर इज नो कलर, D0 एंड D10, दैट इज व्हाट आई एम टॉकिंग अबाउट, कलरलेस। फाइन गाइस। Yes अब sir. एक और काम कीजिए, इन एब्सेंस ऑफ लिगेंड, अगर लिगेंड ही नहीं है तो बेटा उसमें तो सारे डी ऑर्बिटल्स की एनर्जी सेम, हाँ है ना। लिगेंड अप्रोच कर रहे होते हैं, डिपेंडिंग अपॉन टेट्राहेड्रल में कर रहे हैं, ऑक्टाहेड्रल में कर रहे हैं, किस में कर रहे हैं, उस पे उसके लिए तुम्हारी डीजेनरेसी रिमूव होती है, हाँ है ना। लेकिन अगर लिगेंड ही नहीं है तो सारे डी ऑर्बिटल्स की एनर्जी सेम। बताओ, हाँ sir. तो स्प्लिटिंग ही नहीं होगी। समझ आ रहा है नहीं आ रहा है बेटा? Yes इन sir. एब्सेंस ऑफ लिगेंड्स देयर इज नो स्प्लिटिंग, क्रिस्टल फील्ड स्प्लिटिंग डज नॉट अकर, हाँ या ना बच्चों? क्लियर है गाइस? Yes. एंड अगर हमारा डी जनरेसी रिमूव ही नहीं हुई, सारे ऑर्बिटल्स डी के डी जनरेट हैं, सबकी एनर्जी सेम है, तो द सब्सटेंस इज कलरलेस। ओके,
एक एग्जांपल लेते हैं। Ti H2O6 Cl3 Cl3 on heating में क्या होता है? There is removal of water. What happens here? There is removal of water. Hence turns colorless. वाटर रिमूव हो गया, लिगेंड्स ही हट गए, कलरलेस। समझ आ रहा नहीं आ रहा बच्चों? हाँ सर। एक और एग्जांपल, anhydrous CuSO4 is white and CuSO4.5H2O। तुम्हें याद है बच्चों, ये हमने किया भी था। इसमें 4 वाटर अंदर, एक बाहर, हाँ है ना बच्चों? इज हाँ सर। ब्लू इन कलर। कि कोऑर्डिनेटेड वाटर कितने हैं और अदरवाइज कितने हैं, याद आ रहा होगा, ये हमने किया था, हाइड्रोजन चैप्टर में होता था, इफ आई एम नॉट रॉन्ग। एनीवे, हाइड्रोजन तो अब कट गया, लेकिन आइडिया इज, ये चीज समझ में आई नहीं आई बच्चों? हाँ सर। क्लियर हो गया ये कि अगर हमारा लिगेंड ही नहीं रहेगा तो इट विल बी कलरलेस, राइट गाइस? ओके, अब मैं एक एग्जांपल उसका ले रहा हूं, जब हम लिगेंड चेंज कर रहे थे, NiH2O6 2+, इसका कलर होता ग्रीन। ओके, मैंने इसमें डाला EN, इथाइलिन डायमीन, और क्या बनाया? NiH2O4 En 2+। डू यू रियलाइज और नॉट, वीक लिगेंड हटा के स्ट्रॉन्ग लिगेंड देके मार रहे हैं। भाई एक चीज समझो, काम की चीज है, जैसे तुम वीक से स्ट्रॉन्ग पे आते हो या एनर्जी डिफरेंस हाई करते जा रहे हो बिटवीन लोअर एनर्जी डी ऑर्बिटल एंड हायर एनर्जी डी ऑर्बिटल, हमारा कर्व किस तरफ जाना शुरू कर जाएगा? किस तरफ जाना शुरू कर जाएगा बच्चों? एंटी क्लॉकवाइज। एंटी क्लॉकवाइज जाना शुरू कर जाएगा। कोई डाउट यहां तक बच्चों? दिस इज हाउ इट विल गो। तो अभी हमारा ग्रीन था, अब क्या बन जाएगा? ये पेल ब्लू, इट बिकम पेल ब्लू। और करते हैं इसे, और EN दे मारा हमने, Ni, hold on, NiH2O2 En2 2+। ये क्या बनेगा बच्चों? दिस इज ब्लू और आई कैन से पर्पल। और अगर मैं और EN दे मारूंगा तो कलर कहां जाके अटकेगा बेटा? वॉयलेट। यस सर। अब आई एम प्रीटी श्योर ये बच्चे क्वेश्चन कर सकते हैं जो उनके पास आएंगे। ठीक है बच्चों, यहाँ पे हर बार क्या हो रहा है? लिगेंड चेंज हो रहा है, H2O बाहर जा रहा है और EN लग रहा है। समझ आ रहा है नहीं आ रहा है बच्चों? क्लियर है गाइस? यस एंड सर। EN इज अ बाइडेंटेड लिगेंड, तो एवरी EN से 2 H2O बाहर निकल लेते। ठीक है गाइस, अब आते हैं नेक्स्ट पार्ट पे। वी आर डन विद द कलर। कलर में इससे ज्यादा की जरूरत नहीं है। ओके, नेक्स्ट, स्टेबिलिटी ऑफ कोऑर्डिनेशन कंपाउंड इन सॉल्यूशन। तो बच्चों एक काम करते हैं, कोऑर्डिनेशन कंपाउंड हमारा बनता कैसे? कोऑर्डिनेशन कंपाउंड is formed by stepwise addition of ligands. Stepwise addition of ligand to metal ion.
मेटल आयन में एक एक करके लिगेंड अटैच हो रहा है, ठीक है ना बच्चों। तो अगर मुझे एग्जांपल MLN बनाना है, ये बनाना है, तो पहले मेटल के साथ क्या अटैच थे, सॉल्यूशन में ले रहे हैं ना बेटा, तो H2O was present। अब हमने लिगेंड डालना शुरू किया, पहले क्या बनेगा, MlH2ON-1 प्लस H2O। कुछ समझ आ रहा है नहीं आ रहा है बच्चों, हाँ या ना। हाँ सर। एक लिगेंड आ गया, H2O एक कम हो गया। अब नेक्स्ट पे आते हैं, MlH2ON-1 प्लस एक और लिगेंड will give us ML2H2ON-2 प्लस H2O। हाँ या ना बच्चों, ऐसे चलता जाएगा, ऐसे चलता जाएगा। फाइनली कहां जाके अटकेगा ये, MlN-1 H2O प्लस लिगेंड गिविंग MLN प्लस H2O। हाँ या ना बच्चों। हम कहेंगे इन सब रिएक्शंस के स्टेप वाइज एडिशन ऑफ लिगेंड, इन सब का इक्विलिब्रियम कांस्टेंट हमें दे रखा होगा। इसका इक्विलिब्रियम कांस्टेंट K1, इसका इक्विलिब्रियम कांस्टेंट K2, इसका इक्विलिब्रियम कांस्टेंट Kn। ओके गाइस, अब आते हैं इन सारी रिएक्शंस को ऐड कर दो। ऐड करोगे तो क्या बनेगा, यू विल हैव एडिंग देम अप, यू विल हैव MH2ON plus N ligand giving MLN plus NH2। हाँ है ना बच्चों। यस सर। अब इसका जो इक्विलिब्रियम कांस्टेंट है बीटा n, दैट विल बी K1 into K2 into till Kn। याद आ रहा है, जो चीज अब रिएक्शन ऐड करते हैं तो उनके इक्विलिब्रियम कांस्टेंट मल्टीप्लाई हो जाते हैं, हाँ सर। एंड दैट विल बी व्हाट, इट विल बी MLN by MH2ON लिगेंड रेशियो पावर n। वाटर को हमने इग्नोर कर दिया, इग्नोर करते हैं, प्योर सॉल्वेंट। हाँ है ना बच्चों, क्लियर है गाइस, ये बनेगा नहीं बनेगा बताओ। यस सर। गुड। अभी जो K1 है K2 है, इनको हम क्या बोलते हैं, इक्विलिब्रियम कांस्टेंट्स को हम क्या बोलते हैं, स्टेबिलिटी कांस्टेंट्स, स्टेप वाइज स्टेबिलिटी कांस्टेंट, दे आर नोन एज स्टेप वाइज स्टेबिलिटी कांस्टेंट्स। कुछ समझ आ रहा है नहीं आ रहा है बच्चों, ये बताओ मुझे। स्टेप वाइज स्टेबिलिटी कांस्टेंट बाय द वे इन्हें क्यों बोलते हैं, व्हाई डू वी कॉल देम स्टेबिलिटी कांस्टेंट्स। ऑब्वियस सी बात है गाइस, जिसमें के इक्विलिब्रियम ज्यादा, मतलब प्रोडक्ट फॉर्मेशन फेवर्ड। हाँ या ना बच्चों। हाँ सर। अब प्रोडक्ट अगर फॉर्म, मतलब प्रोडक्ट हमारा है क्या, प्रोडक्ट हम बनाना क्या चाह रहे हैं, कॉम्प्लेक्स MLN। हम MLN की स्टेबिलिटी देखना चाह रहे हैं, और स्टेबिलिटी कैसे पता चलेगी, इक्विलिब्रियम कांस्टेंट से। इक्विलिब्रियम कांस्टेंट ज्यादा मतलब प्रोडक्ट फॉर्म होना चाह रहा है, मतलब एक तरीके प्रोडक्ट उतना ही स्टेबल है। More is the equilibrium constant, more is the tendency to form product, or we can say more stable is the product। हाँ है ना। हाँ सर। तो इन्हें बोलते हैं स्टेप वाइज स्टेबिलिटी कांस्टेंट, और बीटा इनको बोला जाता है ओवरऑल स्टेबिलिटी कांस्टेंट। इट इज कॉल्ड ओवरऑल स्टेबिलिटी कांस्टेंट। कुछ समझे नहीं समझे। यस सर। नाइस, मेरे ख्याल से अभी तक कोई दिक्कत नहीं आ रही होगी। तो जिसका बीटा एन ज्यादा उसकी स्टेबिलिटी ज्यादा, ठीक है ना बेटा, कोई डाउट यहां तक। अच्छा एक चीज बता दूं, इन जनरल values of successive stability constants decrease from K1 to Kn। मतलब K1 ज्यादा होगा, K2 उससे कम होगा, एंड लाइक दैट वैल्यू इसकी कम होती जाती है। जस्ट अ स्टेटमेंट, माइट हेल्प माइट नॉट हेल्प, चांस है, मतलब इसका कोई यूज नहीं है, लेकिन अगर आएगा तो थोड़ा बहुत, मतलब इट इज इंफॉर्मेशन दैट यू हैव जस्ट गॉट टू रिमेंबर। ओके बच्चों, ओके क्लियर सर। है। ओके,
तो बीटा इन बता रहा है स्टेबिलिटी ऑफ कॉम्प्लेक्स फॉर्म, MLN की स्टेबिलिटी बता रहा है। जितना ज्यादा बीटा इन, जितना ओवरऑल स्टेबिलिटी कांस्टेंट ज्यादा, उतनी ज्यादा तुम्हारा स्टेबल है कॉम्प्लेक्स MLN। ठीक है बच्चों। अब 1/बीटा इनको क्या बोलते हैं? इनस्टेबिलिटी कांस्टेंट। तो तुम कहोगे सर इसकी तो जरूरत ही नहीं थी। आई एग्री। जब स्टेबिलिटी कांस्टेंट बताया, जितना कम तुम्हारा स्टेबिलिटी कांस्टेंट, उतना आसानी से वो टूट सकता है। हाँ है ना? जितना कम स्टेबिलिटी कांस्टेंट या जितना ज्यादा इंस्टेबिलिटी कांस्टेंट, उतना जल्दी वो ब्रेक कर जाएगा। हाँ है ना बच्चों? यस सर। गुड। तो मैं एक बार लिख दूं, ये दोनों ही स्टेटमेंट लिख दूं। हायर द overall stability constant, higher the overall stability constant, more stable is the complex, more stable is the complex. Okay बच्चों? And instability constant से हमें क्या पता चलेगा बच्चों? What will we come to know by instability constant, guys? Instability constant explains, hold on a sec बच्चों, just a sec. हाँ, तो मैं क्या कह रहा था बच्चों, जो इनस्टेबिलिटी कांस्टेंट है, इनस्टेबिलिटी कांस्टेंट से हमें पता चलता है कितना आसानी से हमारा कॉम्प्लेक्स स्प्लिट कर सकता है। समझ आ रहा नहीं आ रहा है बच्चों? तो इट एक्सप्लेन्स द डिसोसिएशन ऑफ कॉम्प्लेक्स इनटू मेटल, आयन एंड लिगेंड्स। हाँ या ना बच्चों? ये चीज समझ आ रही नहीं आ रही? यस सर। इन सॉल्यूशन, मतलब इनस्टेबिलिटी कांस्टेंट का मतलब है कितना अनस्टेबल तुम्हारा कॉम्प्लेक्स है। अनस्टेबल इन द सेंस कितनी आसानी से वो डिसोसिएट कर सकता है टू गिव आयन एंड लिगेंड्स इन सॉल्यूशन। समझ आ रहा है नहीं आ रहा है बच्चों? कोई डाउट यहां तक? किसी भी बच्चे को कोई भी डाउट तो बताओ। नो सर। ओके, अब नेक्स्ट टॉपिक पे आते हैं। ये हमारा खत्म हो गया, दिस पार्ट इज ओवर। ये सब टॉपिक्स हैं, छोटे छोटे टॉपिक्स हैं जो हम करते जा रहे हैं। ओके गाइस, अब आते हैं नेक्स्ट पे, फैक्टर्स affecting stability of complex ion। कॉम्प्लेक्स आयन की स्टेबिलिटी को कौन कौन से फैक्टर्स अफेक्ट करते हैं? पहला, ये तुमने करी हुई है, कई चीजें करी हुई हैं भाई। लिगेंड स्ट्रांग होगा तो तुम्हारा कॉम्प्लेक्स स्टेबल होगा। हाँ है ना बच्चों? तो सबसे पहली चीज हम देखेंगे मेटल एटम पे। हायर द चार्ज डेंसिटी, हायर द चार्ज डेंसिटी on metal ion, greater is stability of complex, greater is stability of complex। ओके बच्चों, ये चीज समझ आई नहीं आई? हाँ सर। रीजनिंग नहीं आई होगी, कोई बात नहीं। हाई द चार्ज डेंसिटी ऑन मेटल, ग्रेट इज द स्टेबिलिटी ऑफ कॉम्प्लेक्स। जैसे Fe2+ लिया, Fe3+ लिया, एग्जांपल लेते हैं, बेटर फील आएगी। हम कहना चाह रहे हैं ग्रेट इज द चार्ज डेंसिटी, Fe3+ में जो तुम्हारा कॉम्प्लेक्स बनेगा वो ज्यादा स्टेबल होगा। समझे या नहीं समझे? बेसिकली हम चार्ज डेंसिटी में क्या देख रहे हैं? चार्ज टू साइज देखना चाह रहे हैं। साइज का एक और टर्म क्या बोल सकते हैं हम? रेडियस। ये रेशो ज्यादा होगी, इसका मतलब तुम्हारा चार्ज डेंसिटी ज्यादा है। हाँ है ना बच्चों? बोले बताओ ये चीज क्लियर हुई या नहीं हुई? हाँ सर। चार्ज टू रेडियस रेशो जितना ज्यादा, उतना चार्ज डेंसिटी ज्यादा। हाँ है ना भाई? छोटा साइज तो तुम्हारा
चार्ज डेंसिटी ज्यादा होगी, चार्ज ज्यादा तो चार्ज डेंसिटी ज्यादा होगी। ओके, तो हम क्या कहना चाह रहे हैं, Fe2+ और Fe3+ में चार्ज डेंसिटी किस में ज्यादा है? Fe3+ में, राइट? बोलो। Yes, sir. अब इंपॉर्टेंट चीज क्या है, वाई इज Fe3+ वाला कॉम्प्लेक्स मोर स्टेबल देन Fe2+? बेटे जो मेटल है ये किसके साथ रिएक्ट कर रहा है, लुईस एसिड या लुईस बेस? Acid. Acid. लुईस एसिड। तो डू यू रियलाइज Fe3+ की इलेक्ट्रॉन लेने की टेंडेंसी ज्यादा होगी Fe2+ की? 3+. 3+ की ज्यादा होगी। तो दैट इज द रीजन कि जो हमारा ज्यादा चार्ज डेंसिटी होती है मेटल पे, उतना ही ज्यादा स्टेबल कॉम्प्लेक्स होगा। समझ गए? क्लियर हुई ये चीज या नहीं हुई बेटा, ये बताओ मुझे। Yes, sir. होल्ड ऑन अ सेक बेटा। हाँ, तो बच्चों मैं क्या कह रहा था, मैं कह रहा था जितनी ज्यादा चार्ज डेंसिटी मेटल पे, उतनी उसकी इलेक्ट्रॉन खींचने की टेंडेंसी आ रहा, मतलब उतना ही स्ट्रॉन्ग तुम्हारा कोऑर्डिनेट बॉन्ड बढ़ेगा और उतना ही स्टेबल तुम्हारा कॉम्प्लेक्स होगा। समझ आया नहीं आया बच्चों? Yes, sir. Sir. पूरा क्लियर हो गई ना ये चीज? तो मैं बताया था, Yes, sir. ये चीज मैं एक स्टेटमेंट की फॉर्म में लिख देता हूँ, चार्ज डेंसिटी ज्यादा तो मैं लिख देता हूँ हायर द इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ऑफ सेंट्रल आयन, मतलब इलेक्ट्रॉन पुल करने की टेंडेंसी उसकी जितनी ज्यादा, उतना ज्यादा स्टेबल कॉम्प्लेक्स, ग्रेटर द स्टेबिलिटी ऑफ कॉम्प्लेक्स। कुछ समझे या नहीं समझे गाइस, बस ये बता दो मुझे गाइस, बोलो। Yes, sir. गुड। तो हमने ये देख लिया Fe2+ Fe3+ एंड मोर केसेस जो भी तुम्हें लेने हैं, जितना ज्यादा चार्ज आता है उतना वो अच्छी तरीके से इलेक्ट्रॉन्स लेगा फ्रॉम लिगेंड और उतना ही स्टेबल तुम्हारा कॉम्प्लेक्स बनेगा। अब एक और चीज बच्चों, स्टेबिलिटी ऑफ डाइवेलेंट मेटल आयंस ऑफ फर्स्ट ट्रांजिशन सीरीज का जो ऑर्डर है, फर्स्ट ट्रांजिशन सीरीज मतलब 3D, उसमें देखा गया Mn का +2 ऑक्सीडेशन स्टेट उससे ज्यादा स्टेबल होता है Fe का +2 ऑक्सीडेशन स्टेट, एंड सो ऑन टिल कॉपर। और कॉपर इज मोर देन जिंक बच्चों। क्लियर है गाइस? मतलब Mn+2 से ज्यादा स्टेबल तुम्हारा Fe+2 देन CO+2। गेटिंग द आइडिया और नॉट बच्चों? Yes, sir. दिस इज कॉल्ड इरविंग विलियम ऑर्डर। ओके बच्चों? तो थोड़ा ऊपर कर दो। हाँ बेटा बिल्कुल, कर लिया नोट? और ऊपर करना है? No, sir. अच्छा, थर्ड पे आता है, साइनो एंड अमीनो complexes are more stable than those formed by halide ions। ये चीज समझ आई नहीं आई? पहले ये बताओ। ऑब्वियसली बात है, हम कहना चाह रहे हैं लीगेंड स्ट्रॉन्ग तो तुम्हारा उतना स्टेबल कॉम्प्लेक्स, राइट बच्चों? Cn- और NH3 दे आर बेटर लीगेंड, दे आर स्ट्रॉन्ग लीगेंड, तो उनके जो कॉम्प्लेक्स बनते हैं वो बेटर बनते हैं एज कंपेयर टू दोज जो हैलाइड से बनते हैं। ठीक है ना बच्चों? Yes, sir. Yes, sir. ग्रेटर
द बेसिक स्ट्रेंथ, ये उसी चीज को मैं फिर से लिख रहा हूं, ग्रेट इज द बेसिक स्ट्रेंथ ऑफ लिगेंड। जैसे हम कहते हैं ना, मेटल का लेने की टेंडेंसी जितनी अच्छी उतना स्टेबल कॉम्प्लेक्स, ऐसी लिगेंड की जितनी अच्छी डोनेट करने की टेंडेंसी उतना अच्छा कॉम्प्लेक्स, उतना स्टेबल कॉम्प्लेक्स। समझ आ रहा है नहीं आ रहा है बच्चों? Metal should have a tendency to accept and ligand should have a tendency to donate for a stable complex. Greater is stability of complex. हाँ या ना? बताओ। Okay, sir. गुड। नेक्स्ट, चिलेटिंग लिगेंड। तुम्हें याद आ रहा नहीं याद आ रहा बच्चों? मैंने बताया भी था, चिलेटिंग लिगेंड मतलब रिंग फॉर्मेशन ऑलवेज स्टेबलाइजेस द कॉम्प्लेक्स। हाँ है ना? जिसमें रिंग फॉर्मेशन हो रही है उतना बेटर, दे फॉर्म मोर स्टेबल कॉम्प्लेक्सेस as compared to monodentate ligands. Okay guys, if ligand happen to be multidentate and cyclic, without any steric effects, मतलब steric crowding ना हो, the stability of complex increases. This effect is called macrocyclic effect. मैंने लिख दिया, तुमने सुन लिया, ठीक है बच्चों? दैट्स इट। नेक्स्ट, ये काम का है, काफी काम का है, मेटल कार्बोनिल्स एंड बॉन्डिंग इन मेटल कार्बोनिल। मेटल कार्बोनिल एंड बॉन्डिंग इन मेटल कार्बोनिल। बच्चों देखो, कार्बोनिल्स के जो हमारे स्ट्रक्चर बनते हैं वो काफी वैसे बनते हैं, क्या कहेंगे उसे, एक डिफाइंड स्ट्रक्चर होता है उनका। जैसे एग्जांपल लेते हैं NiCO4। सर थोड़ा ऊपर कर। हाँ बेटा, मुझे कोई बताएगा यहाँ पे हाइब्रिडाइजेशन क्या निकल के आने वाली बात है? 4s2 3d8 होता है, निकल पे कोई चार्ज नहीं है, स्ट्रॉन्ग लिगेंड देके मार रखा है। अब स्ट्रॉन्ग लिगेंड है तो जस्ट बिकॉज स्ट्रॉन्ग लिगेंड है इसका मतलब ये मत कहना सर DsP2 हो जाना चाहिए। करके देखो उसे। हम कहेंगे निकल इज 4s2 3d8, पेयरिंग करवाएगा, बिल्कुल करवाएगा, लेकिन पेयरिंग होने के बाद तुम्हारा क्या बन जाना है बेटा, ये D10। तो D तो पूरा भर गया ना बच्चों, D तो पूरा भर गया, तो हाइब्रिडाइजेशन क्या आने वाली बच्चों? sp3। कुछ समझ में आ रहा है नहीं आ रहा है बच्चों? Yes, sir. तुम्हें याद होगा जब मैं VBD करवा रहा था तो मैंने बहुत एम्फेसिस डाला था कि सीधा स्ट्रॉन्ग लिगेंड से ये मत कह देना कि DsP2 आएगा। पेयरिंग हो सकती है एक चीज, कई बार तो क्या होता है पेयरिंग भी नहीं हो सकती। ट्राई टू अंडरस्टैंड, सपोजिंग हमारे पास वो है, क्या है बच्चों,
स्ट्रॉन्ग लिगेंड है। ऑक्टाइडल कॉम्प्लेक्स की बात कर रहा हूं मैं। ऑक्टाइडल कॉम्प्लेक्स का मतलब ये 3 लो एनर्जी, ये 2 हाई एनर्जी। अब मैंने ऐसे कर दिया, लिगेंड स्ट्रॉन्ग है, तुम कहोगे पेयरिंग हो सकती है, मैं कहता हूं यस वो पेयरिंग करवा सकता है, लेकिन चेक करो क्या पेयरिंग होगी या नहीं, इसमें होगी क्या। इट इज केपेबल ऑफ डूइंग पेयरिंग, बट द पॉइंट इज विल द पेयरिंग टेक प्लेस इन दिस पर्टिकुलर एग्जाम्पल। हम कहेंगे भाई सारे लो एनर्जी में बैठे हैं, हाई टू लो जाता है, पेयरिंग का मतलब है हायर टू लोअर भेजना, यहां पे तो सारी लो में बैठे हैं, और थोड़ी ना पेयरिंग हो जाएगी, लाओ जी अब यहां पे ऐसे करवा देते हैं। जो पेयरिंग होती है वो होती है जब इलेक्ट्रॉन हायर एनर्जी से लोअर एनर्जी ऑर्बिटल में जाए। मतलब अगर मेरा D3 कॉन्फ़िगरेशन है तो स्ट्रॉन्ग लिगेंड हो वीक लिगेंड हो तुम्हारी पेयरिंग नहीं होने वाली। समझे नहीं समझे गाइस? अब Yes. ये हमारा जो हमने केस किया, इसमें वेरी स्ट्रॉन्ग लिगेंड है और इसने पेयरिंग भी करवा दी, पेयरिंग करवाई। समझ आ रहा नहीं आ रहा है बच्चों? बेसिकली एस के इलेक्ट्रॉन्स डी में घुस गए, हाँ है ना बच्चों? समझ आ रहा है नहीं आ रहा है गाइस? लेकिन हाँ उसके बाद हाइब्रिडाइजेशन हमारी क्या आ रही है, sp3 डिस्पाइट पेयरिंग टेकिंग प्लेस। तो वो बिल्कुल मत मान के चलना कि अच्छा हमारे पास अगर स्ट्रॉन्ग लिगेंड है तो पेयरिंग होगी, और पेयरिंग होगी तो dsp2 बनेगा। जहां पे कोऑर्डिनेशन नंबर 4 है वहां पे ये मत सोच लेना कि जस्ट बिकॉज यू गॉट अ स्ट्रॉन्ग लिगेंड पेयरिंग होगी, जरूरी नहीं है। कई कई बार तो ऐसा भी केस होता है पेयरिंग ना ही हो स्ट्रॉन्ग लिगेंड के साथ, जैसा भी हमने ऑक्टाइडल में देखा। ठीक है ना? तो पहली चीज, तरीका स्टेप वाइज ऑर्गेनाइज कर लो। सबसे पहले हमें मेटल लिखना है। मेटल का हमें क्या करना है बच्चों, इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिखनी है मेटल आयन की, नॉट ए मेटल, मेटल आयन की। जो आयन है, जैसे यहां पे अगर हमारा चार्ज है तो पहले वो चार्ज के बाद इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिखो, आफ्टर रिमूवल ऑफ इलेक्ट्रॉन्स कॉन्फ़िगरेशन लिखो। पहले मेटल की लिखो फिर मेटल आयन की लिखो। उसके बाद देखो कि तुम्हारा लिगेंड स्ट्रांग है तो क्या वो पेयरिंग करवाएगा या नहीं करवाएगा। मैंने तुम्हें क्लियरली बता दिया है स्ट्रांग लिगेंड के केस में भी जरूरी नहीं है पेयरिंग हो, और पेयरिंग करवाएगा तो किन की पेयरिंग करवाएगा, एंड देन गो ऑन टू हाइब्रिडाइजेशन। समझा नहीं समझेगा? ये चीज क्लियर हुई या नहीं हुई बताओ? हाँ सर। FeCO5 यार ये तुमने नहीं करा हुआ, 5 कोऑर्डिनेशन नंबर का तुमने देखा ही नहीं है। हमने देखा 4 और 6 का, हाँ है ना? लेकिन ये वाला मैंने तुम्हें लिखवाया था क्लास के अंदर कि इसका वो क्या होता है, क्या होता है बच्चों इसका स्ट्रक्चर, ट्रायगोनल बाइपिरामिडल। ओके, करवाया था नहीं करवाया था क्लास में जब हम स्ट्रक्चर डिस्कस करे थे? Yes, sir. अब ये ले लेते हैं CR। ये आ गया ऑक्टाहेड्रल। बच्चों ये जो मैंने अभी बात बताई थी स्ट्रक्चर बनाते हुए, जैसे टेट्राहेड्रल बना हमारा, इसको याद रखना। मतलब हर बार ये दिमाग में जब एग्जाम में बैठे करने के लिए, तो एक चीज याद रखना, स्ट्रॉन्ग लिगेंड का मतलब जरूरी नहीं पेयरिंग हो, और पेयरिंग होगी उसके बाद फिर तुम्हें अगर बाई चांस पेयरिंग पॉसिबल है तो तुम हाइब्रिडाइजेशन उसके बाद सोचो। ये डायरेक्ट जो कॉम्बिनेशन होता है ना कि स्ट्रॉन्ग लिगेंड लाओ जी DsP2, स्ट्रॉन्ग लिगेंड लाओ जी D2sp3, उसकी टेंडेंसी मत रखना, गलत हो जाएगा आंसर। अब आते हैं कुछ स्पेशल, पॉलीसेंट्रिक, जिसमें एक से ज्यादा सेंटर है। ठीक है ना बच्चों? जैसे एग्जांपल लेते हैं Mn2CO10। ओके बच्चों, ये लिया हमने। गाइस इनका स्ट्रक्चर डायरेक्टली आ गया था ये क्वेश्चन, तो प्लीज डोंट मेक अ मिस्टेक के सर इसकी तो जरूरत ही नहीं है हमें बच्चों। ये बन गया।
तो बच्चों इसका जो स्ट्रक्चर है वो तुम्हें किस टाइप की फील दे रहा है, किस टाइप का बन रहा है? सर पिरामिड। इट इज काइंड ऑफ, सोचा जाए तो तुम्हें ऑक्टाइडल वाली फील आ रही है नहीं आ रही? बताओ। यस सर। 1 2 3 4 ऊपर नीचे, 1 2 और यहाँ पे 4। समझ आ रहा नहीं आ रहा है बच्चों? क्लियर है गाइस? दिस इज द स्ट्रक्चर दैट यू हैव। ओके गाइस? यस सर। अभी जो MnMn है यार, अगर हम इसका En सेटिस्फाई करना चाह रहे हैं, हम चेक करना चाह रहे हैं क्या ये En रूल को सेटिस्फाई कर रहा है, तो Mn के पास कितने होते हैं बेटा? 25। CO एक मैंगनीज के पास कितने हैं बताना जरा बच्चों? 5। 5। तो 10। और जो MnMn बॉन्ड है, MnMn बॉन्ड ये है हमारा कोवेलेंट टाइप, मतलब यहां पे एक इलेक्ट्रॉन मिल रहा है इस बॉन्ड के थ्रू से। समझ आ रहा है नहीं आ रहा बच्चों? आर यू गेटिंग दिस और नॉट गाइस? ये है हमारा, दिस इज व्हाट यू गेट। हाँ या ना? क्लियर है? तो En इज सेटिस्फाइड। फाइन, बोलो। यस सर। अब आते हैं नेक्स्ट पे, CO2 CO8 CO 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 ये बनता, दिस इज व्हाट यू गेट। समझ आ रहा नहीं आ रहा बच्चों? ये भी एग्जिस्ट करता है और ये वाली फॉर्म भी एग्जिस्ट करती है जो मैं अभी नीचे बनाने जा रहा हूं। ये कोबाल्ट है बच्चों, कहीं पता चला ये बच्चे। ओके, क्लियर है गाइस? यस सर। तुमको वैसे ये नेक्स्ट स्ट्रक्चर ज्यादा स्टेबल लग रहा है, लेकिन नहीं, द अबव वन इज मोर स्टेबल, दिस इज लेस स्टेबल। मतलब सेकंड स्ट्रक्चर याद करना आसान है, लेकिन वो हमारा ज्यादा स्टेबल होता नहीं है, ऊपर वाला ज्यादा स्टेबल है। यू हैव टू लर्न दैट। ओके, ये जो CO हैं, दीज आर ब्रिजिंग लिगेंड बच्चों, दीज आर ब्रिजिंग, दे आर एक्टिंग एज अ ब्रिज। इनको मैं लिख रहा हूं ब्रिजिंग लिगेंड। ओके गाइस, क्लियर है या नहीं बच्चों? फाइन। तो मुझे एक चीज बताओ, इसमें तो EN रूल इजीली दिख जाएगा तुम्हें। क्या दिख जाएगा बच्चों, बताओ मुझे। कोवोल्ट कितना होता है गाइस? 27। 4 CO लगे हुए हैं, 8। एक हमारा CO CO लिंकेज है, ये आया या नहीं आया बच्चों? 36। बोलो। लेकिन जरा इसमें निकाल के देखते हैं, इसमें रियलाइज करो 27 था, प्लस 6 आया, प्लस बेटा ये जो लिंकेज है ना, इसको अब जब ये CO ऐसे था, अकेला लिंक था सी कोबाल्ट के साथ, तो उससे हम 2 काउंट करे थे। इसको हम काउंट करेंगे, जो मैंने ये बनाया ना बच्चों, दिस विल बी काउंटेड एज 1। दिस इज जस्ट लाइक दैट, दिस बॉन्ड इज जस्ट लाइक दिस बॉन्ड बच्चों। समझ आ रहा है नहीं आ रहा है गाइस? यस सर। तो तुम्हारे पास 27 प्लस 6 प्लस 3, 1 2 3। हाँ या ना? यस सर। दोनों से ही EN रूल इजीली सेटिस्फाई हो गया। समझे या नहीं समझे गाइस? एक और केस ले लेते हैं, Fe2CO9। Fe Fe CO 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 CO
समझे नहीं समझे गाइस, बताओ हाँ या ना? क्लियर हो गया? तो यहां पे 3 CO आर एक्टिंग एज ब्रिजिंग ली है। क्लियर गाइस, बताओ भाई, कुछ समझे नहीं समझे ये सारा, बोलो। Yes, sir. ओके नाइस। अब अनदर इंपॉर्टेंट थिंग, बेटा नॉर्मली जो कोऑर्डिनेट बॉन्ड है वो कैसा बॉन्ड है? सिग्मा बॉन्ड, बताओ Yes, sir. भाई। लिगेंड ने मेटल को पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स डोनेट करे, इट इज अ सिग्मा बॉन्ड। ओके, तो मेटल कार्बन बॉन्ड इन मेटल कार्बोनिल्स possess both S एंड P कैरेक्टर। इसमें दोनों ही S और P कैरेक्टर होता है। हमने यार S तो हमें बता दे, P कैरेक्टर का मतलब है बेसिकली पाई बॉन्ड। समझ आ रहा नहीं आ रहा है बच्चों? वो कैसे आएगा वो अभी देखते हैं। मेटल कार्बन का सिग्मा बॉन्ड बनता है बाय डोनेशन ऑफ पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स ऑन carbonyl into vacant orbital of metal। ये तो समझ में आ रहा होगा। ये तो कोऑर्डिनेट बॉन्ड होता है कि पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन जो कार्बोनिल के पास है वो उसने मेटल के ऑर्बिटल में डाल दिया, वेकेंट के खाली ऑर्बिटल में डाल दिया। हाँ या ना? जो वीवीटी हम पढ़ रहे थे। Yes, sir. गुड। अब मेटल कार्बन के बीच में पाई बॉन्ड भी बनता है, समथिंग वी हैव नॉट येट डिस्कस, इज फॉर्म्ड by donation of pair of electrons from filled d orbital of metal into vacant antibonding pi star orbital of CO। ठीक है बच्चों, मैं एक काम करता हूं, डायग्राम के थ्रू समझाता हूं। ये मेटल है, ये हमारा CO है। ओके बच्चों, सीओ ने होल्ड ऑन, मेटल के वेकेंट ऑर्बिटल में पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स डाल दिया। ये हमारा क्या है बच्चों? दिस इज रिजल्टिंग इन सिग्मा बॉन्ड। सीओ ने पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स मेटल के एम्प्टी ऑर्बिटल में डाल दी। ठीक है ना बच्चों? वेकेंट ऑर्बिटल में डाल दिया सीओ ने अपना पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन, दिस इज रिजल्टिंग इन सिग्मा बॉन्ड। अब मेटल के पास कुछ डी ऑर्बिटल्स फिल्ड भी होते हैं। वीबीटी से रिलेट कर रहा हूं मैं, आई एम रिलेटिंग बाय वीबीटी। सीओ है, उसने अपना पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन मेटल के वेकेंट डी ऑर्बिटल में डाल दिया, लेकिन मेटल के पास कुछ डी ऑर्बिटल्स ऐसे होंगे जिसमें पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स होगा। हाँ या ना? एक एग्जांपल लेते हैं, बेटर फील आएगी। ये कॉन्फ़िगरेशन है, सपोज है, या ये कॉन्फ़िगरेशन है। ओके, स्ट्रॉन्ग लिगेंड है सीओ, उस बंदे ने इसको इधर पेयर करवाया, इसको इधर पेयर करवाया, क्या बन गया बच्चों? अब ये बन गया, नहीं बन गया? बोलो, बन गया ये? अब हम क्या कहेंगे, इसमें सीओ ने अपना पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन डाल दिया, लेकिन मेटल के पास भी पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स हैं अदर डी ऑर्बिटल्स में, वो ये इसके एंटी बॉन्डिंग पाई स्टार ऑर्बिटल में डाल देगा।
एंटी बॉन्डिंग, बेसिकली एंटी बॉन्डिंग पाई ऑर्बिटल में डाल देगा। समझ आ रहा है नहीं आ रहा है बच्चों? मतलब यहां पे इसमें तो आए लिगेंड से मेटल के पास इलेक्ट्रॉन, और इधर से गए मेटल से लिगेंड के पास इलेक्ट्रॉन। समझ आ रहा है नहीं आ रहा है बच्चों? गॉट इट और नॉट? Yes, sir. होल्ड ऑन यार, बना दो, एक रफ आइडिया मिल जाए। ये हमारा क्या है, दिस विल रिजल्ट इन पाई बॉन्ड। ओके, दिस विल रिजल्ट इन पाई बॉन्ड बेटा। तभी मैंने ऊपर नीचे दिखा रखा है, ये ऐसे ओवरलैप हो रहा है। समझ गए? यहां पे मेटल गैस पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन से डी में, वो उसने किसको दे दिए, सीओ के पाई स्टार ऑर्बिटल में, पाई एंटी बॉन्डिंग ऑर्बिटल में डाल दिए। हाँ या ना? दिस इज रिजल्टिंग इन पाई बॉन्ड। ओके बेटा, क्लियर हो गई ये चीज? Yes, sir. दिस इज नोन एज सिनर्जिक बॉन्डिंग। मतलब कुछ स्ट्रेंथ ज्यादा ही बढ़ गया, किसके बीच में, मेटल और कार्बन के बीच में। हाँ या ना? समझ आ रहा है नहीं आ रहा है बच्चों? दिस इज सिनर्जिक बॉन्डिंग या सिनर्जिक इफेक्ट। इट क्रिएट्स synergic effect which strengthens the bond between CO and metal। CO और मेटल के बीच का बॉन्ड स्ट्रांग हो गया। ओके बच्चों, तो एक तरीके हम क्या कहेंगे, काम की चीज। यहां पे मेटल और सीओ का बॉन्ड अगर स्ट्रांग हो रहा है तो एक नॉर्मल सी चीज बता दूं मैं तुम्हें, सी और ओ का बॉन्ड वीक हो जाएगा। क्लियर और नॉट? जितना मेटल और कार्बन का बॉन्ड स्ट्रांग होता जाएगा उतना सी और ओ का बॉन्ड वीक होता जाएगा। क्लियर है? विच, लिख देता हूं इसे, विच डिक्रीजेस बॉन्ड स्ट्रेंथ, या बॉन्ड स्ट्रेंथ की बजाय को आई कैन ऑल्सो यूज द टर्म बॉन्ड ऑर्डर ऑफ सी एंड ओ। ऑफ सीओ। और अगर बॉन्ड स्ट्रेंथ कम होगा सी और ओ का तो बॉन्ड लेंथ क्या हो जाएगा बच्चों? कुछ समझे या नहीं समझे बेटा? जितना मेटल और सी का बॉन्ड स्ट्रांग होता जाएगा उतना सी और ओ का बॉन्ड वीक होता जाएगा। बॉन्ड वीक का मतलब है बॉन्ड ऑर्डर लेस, बॉन्ड लेंथ ज्यादा। ओके, क्लियर और नॉट? बच्चे बोल नहीं रहे। यश बेटा समझ आ रहा है नहीं आ रहा है? आ रहा है सर, आ रहा है। ओके, फ्री सीओ में बॉन्ड ऑर्डर सबसे ज्यादा होता है, देन मेटल कार्बोनिल कटायन में, देन न्यूट्रल मेटल कार्बोनिल में, और सबसे कम मेटल कार्बोनिल अनायन में। ये भी नहीं समझ आया होगा जो मैंने लिखा, आए ना? तो मैं बताता हूं इसे। बड़े एक एग्जाम्पल लेते हैं, बड़े फील आएगी। कटायन है, मेटल है, सीओ है, और इस पे नेगेटिव चार्ज है। मेटल है, ये है, न्यूट्रल है। मेटल है, सीओ है, पॉजिटिव है। ओके बेटा, क्लियर है गाइस? Yes, sir. डिफरेंट भी होते हैं, M1 M2 MC मान लो। हमें पूछा गया है सीओ बॉन्ड लेंथ सबसे ज्यादा किस में होगी, सबसे कम किस में होगी। ओके बेटा,
या सीओ का बॉन्ड ऑर्डर सबसे ज्यादा किसमें होगा, सबसे कम किसमें होगा? एक चीज बताओ, सीओ तो न्यूट्रल रह रहा, हाँ है ना? मतलब एक देखिए हम कह रहे हैं M1 पे चार्ज -1 है, M2 पे कोई चार्ज नहीं है, MC पे चार्ज +1 है। सीओ तो न्यूट्रल है ना बेटा, हाँ है ना? हाँ सर। तो जो माइनस प्लस या जीरो चार्ज है दैट इज अ चार्ज ऑन मेटल, वी आर सी। अब मैंने बताया जितना मेटल और सी का बॉन्ड स्ट्रांग होता होगा उतना ही सी और ओ का बॉन्ड वीक होता जाएगा, राइट? यस सर। अब सिग्मा बॉन्ड तो बन ही रहा है, वी आर कंसर्न अबाउट द पाई बॉन्ड, हाँ या ना? मुझे ये बताओ, एक नेगेटिवली चार्ज मेटल इलेक्ट्रॉन पाई बॉन्ड वाली इलेक्ट्रॉन्स की बात कर रहा हूं मैं, ठीक है ना बेटा? सिग्मा तो हर एक में बन रहा है, तीनों में बन रहा है, हम देख रहे हैं पाई बॉन्ड को। पाई बॉन्ड जितना स्ट्रांग होगा उतना सीओ का बॉन्ड वीक होगा, हाँ है ना बच्चों? पहले ये बताओ, जितना मेटल का और सी का पाई बॉन्ड स्ट्रांग होगा उतना सी और ओ का बॉन्ड वीक होगा, नहीं होगा? हाँ सर। अब मुझे बताओ, इसमें ये जो हम पाई बॉन्ड बना रहे हैं इसमें मेटल किसकी तरह एक्ट कर रहा है? डोनर। पाई बॉन्ड में तो मेटल डोनर की तरह एक्ट कर रहा है ना बच्चों? पाई बॉन्ड में रियलाइज करो, इट इज डोनेटिंग इट्स पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स टू सीओ, हाँ है ना? मुझे बताओ, नेगेटिव चार्ज है मेटल पे तो अच्छी तरीके से डोनेट करेगा या न्यूट्रल या पॉजिटिव पे? किस केस में इट विल हैव अ बेटर टेंडेंसी टू डोनेट पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स टू सीओ? नेगेटिव। नेगेटिव में। मतलब डू यू रियलाइज इसमें सिनर्जिक बॉन्डिंग स्ट्रॉन्गेस्ट होगी? बताओ, होगी यस। या नहीं होगी? यस सर। अब अगर इसमें सिनर्जिक बॉन्डिंग स्ट्रॉन्गेस्ट है, सिनर्जिक बॉन्डिंग स्ट्रॉन्गेस्ट, राइट? और अगर इसमें सिनर्जिक बॉन्डिंग स्ट्रॉन्गेस्ट है तो सीओ का बॉन्ड क्या होगा? वीकेस्ट, यस सर। हाँ है ना? मतलब उसकी जो बॉन्ड ऑर्डर है वो सबसे कम होगा इसमें, वही तो हमने लिखा है। मेटल कार्बोनिल अनायन में सिनर्जिक बॉन्डिंग सबसे स्ट्रांग है और सीओ का बॉन्ड ऑर्डर सबसे कम है। समझ आ रहा है नहीं आ रहा है बच्चों? यस सर। इसमें सिनर्जिक बॉन्डिंग इज वीकेस्ट, इसमें सिनर्जिक बॉन्डिंग क्या है? वीकेस्ट। क्यों? मेटल के ऊपर पॉजिटिव चार्ज है, वो डोनेट कहां से करेगा जब उसके पास पॉजिटिव चार्ज लेके बैठा हुआ है वो? और अगर मेटल सी के साथ ढंग से पाई बॉन्ड नहीं बनाएगा तो सीओ का बॉन्ड विल बी स्टिल स्ट्रॉन्ग। पाई बॉन्ड इज वीक सो सीओ का बॉन्ड इज स्ट्रॉन्ग। क्लियर और नॉट बच्चों? यस सर। तो ये ऊपर जो मैंने ऑर्डर लिखा है वो चीज समझ में आई नहीं आई बच्चों? बताओ गाय। आ गई सर। ओके, वेल दैट इज वेरी नाइस। अब कुछ क्वेश्चंस करते हैं, लेट अस डिस्कस ऑन क्वेश्चंस। हमारे अभी दो टॉपिक बच गए हैं, ठीक है? दो छोटे, मतलब एक बड़ा टॉपिक है एक छोटा टॉपिक है, उनको देखते हैं कब होता है। अगर आज होता है तो अच्छी बात है। पहले क्वेश्चंस करते हैं, फर्स्ट विल डिस्कस क्वेश्चंस, देन विल गो ऑन टू दोस टॉपिक्स। ओके, मुझे बताओ, आइडेंटिफाई विच विल बी कलर्ड। कलर्ड कौन से होंगे? टीआई, होल्ड ऑन, टीआई NO3 4। कलर के लिए क्या देखना पड़ेगा बच्चों? डी में अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स, 0 और D10 होगा तो उसमें कलर नहीं होगा, अदरवाइज कलर होना चाहिए, हाँ या ना? हाँ सर। गुड। तो पहले वाले में क्या कहना है तुम्हारा? Ti is 4:3D2, तो बताओ बच्चों। सर होगा। भैया Ti is 4:3D2, Ti पे चार्ज क्या है इसमें? बताओ। 4 प्लस 4 सर। तो अब मुझे बताओ, क्या Ti4+ में डी में इलेक्ट्रॉन होते हैं?
नहीं होते सर। No, sir. No, sir. 4s2 3d2 है, सारे इलेक्ट्रॉन हट चुके, डी में 0 इलेक्ट्रॉन है, इट इज एक्सपेक्टेड टू बी कलरलेस। Yes, sir. Yes, sir. ओके, अब इसमें कॉपर पे चार्ज क्या होगा जरा बताना। ये न्यूट्रल है, CH3Cn है, ये क्या है, CH3Cn न्यूट्रल है, तो कॉपर पे चार्ज क्या होगा, +1। +1. +1 होगा। अब 4s1 3d10, एक इलेक्ट्रॉन हटा दो, 3d10 कलर्ड होगा कलरलेस होगा, कलरलेस। इट इज एक्सपेक्टेड टू बी कलरलेस। नेक्स्ट पे आओ बेटा, Cr पे चार्ज क्या है, +3, 4s1 3d5 होता, 3 इलेक्ट्रॉन हटा दो, 3d3 बचा, कलर्ड होगा कलरलेस होगा, Colored. इट शुड बी कलर। 3d3 कॉन्फ़िगरेशन आया, 3 अनपेड इलेक्ट्रॉन है, तो ऑब्वियस सी बात है, इट विल बी कलर। नेक्स्ट पे आते हैं बच्चों, वेनेडियम में चार्ज क्या होगा, +3 Yes, sir. +1. है ना, +3 होगा ना। इट इज 4s2 3d3, वेनेडियम होता 4s2 3d3, 3 इलेक्ट्रॉन हटाओ, क्या कॉन्फ़िगरेशन बचेगी, 3d2, 4s2 3d3 में से 3 इलेक्ट्रॉन हटाओ, 4s में 0 बचा, 3d3 का 3d2 हो गया, तो इट विल बी कलर्ड। हाँ है ना बच्चों, कुछ समझे या नहीं समझे गाइस, बच्चे बोल ही नहीं रहे। आ अच्छा गया, sir. बच्चों, आ गया, राइट, क्यों नहीं। अब मैं एक क्वेश्चन दे रहा हूं, राइट IUPAC name of the following compound, CO NS3 6 5 ONO Cl2। पहले कटायन फिर अनायन, मतलब पहले ब्रैकेट वाला पार्ट फिर अनायन, और ब्रैकेट में पहले हमारी लिगेंड फिर मेटल, क्या बनेगा बच्चों, ये है पेंटा अमीन, ये क्या है बच्चों, नाइट्रीटो, नाइट्रीटो ओ या नाइट्रीटो, हाँ है ना बच्चों, बच्चे बोल ही नहीं रहे। हाँ, sir. नाइट्रीटो, कोबाल्ट, कोबाल्ट की ऑक्सीडेशन स्टेट क्या है बच्चों, 3, एंड यू हैव गॉट क्लोराइड। गाइस याद आ रहा है नहीं याद आ रहा है, या सारा भूल गए, होगा. गुड। अब यहां पे पहले पोटेशियम आएगा, क्यों आएगा, क्योंकि पहले कटायन फिर आना है, फिर आएगा हेक्सा साइनो, हाँ है ना। अब क्रोमियम मत लिख देना, क्रोमेट अनायन का पार्ट है, ऑक्सीडेशन स्टेट 3। गाइस कुछ क्लियर हो रहा है नहीं हो रहा है, बोलो गाइस। यस सर। ओके, गाइस ये क्या है, कार्बोनेट, जिसको हम कार्बोनेटो लिखते थे, हाँ है ना बच्चों, पेंटामीन कार्बोनेटो क्रोमियम, ऑक्सीडेशन स्टेट क्या होगी बच्चों, कार्बोनेट इज 2 - 3 क्लोराइड। गाइस कुछ क्लियर हो रहा है नहीं हो रहा है, या सारे क्वेश्चन मेरे से ही करवाने हैं तुम लोगों ने, बताओ। हो रहा क्लियर है, हो रहा है ना बच्चों, गाइस। 2 मिनट दे दो फिर कर ले. अच्छा, नोट करना है या मतलब करने का टाइम दूं तुम्हें, sir. Question सर कर दो. करने का टाइम. अच्छा मैं अभी देता हूं, इसको करो, टफ है लेकिन करके देखो। ये करो गाइस, इसका अभिप्राय नेम बताओ। SCN इज क्या होता है बच्चों, SCN का क्या नाम होता है,
ये NCS है। SCN का क्या होता है? This is SCN is Cyanocyanato. वेरी नाइस, थायोसाइनेट। और NCS क्या बन जाएगा? आइसोथायोसाइनेट। तो स्टार्ट करते हैं। बताओ बच्चों क्या नाम लिखें? बोलो गाइस। क्वेश्चन लिख लिया? कर रहे हो या नहीं कर रहे हो? Yes, sir. स्क्रीन पे ना देखना जब तक लिखना लो आंसर। ऑक्सीडेशन स्टेट में कुछ फील आ रही है कि क्या होना चाहिए? कॉम्प्लेक्स में अनायनिक कॉम्प्लेक्स पे चार्ज क्या होना चाहिए? जो अनायनिक पार्ट है कॉम्प्लेक्स का, उस पे चार्ज क्या होना चाहिए? Sir, Zn 2. 2 माइनस है ना? Yes, sir. Yes, sir. तो कनायन पे 2 प्लस होना चाहिए, तो क्रोमियम पे चार्ज क्या आएगा? Sir, 3. 3। गुड। हाँ या ना? अब एक और क्वेश्चन, इज इट कलर्ड? इसी पे बेस्ड, इज इट कलर्ड? बोलो गाइस। ZnCl4 के बारे में क्या कहना है तुम्हारा? 4s2 3d10, इलेक्ट्रॉन्स कितने हटाओगे? कितने इलेक्ट्रॉन हटाओगे बच्चों? Sir, 2. 2। तो 3d10 बचा, 4s2 3d10 का 3d10। अनायनिक तो तुम्हारा नहीं लग रहा, कैटायन को जरा देख लो। Cr+3 है, 4s2 3d, सॉरी 4s1 3d5, 3 इलेक्ट्रॉन हटाओगे क्या बनेगा बेटा? 32. 3d3, 4s1 3d5 था तो 3d3, राइट? अच्छा, एंड yes, Yes, sir. sir. 3d3 का मतलब है इट शुड बी कलर्ड, कलर्ड ड्यू टू dd ट्रांजिशन। कुछ ऐसे भी कंपाउंड्स होते हैं जिनमें एक्सपेक्टेड होता है कि कलर्ड नहीं होगा एंड स्टिल इट इज कलर्ड, उनको भी हम करेंगे। ठीक है ना बच्चों? अभी तो नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। हमें दे रखा है ABC are complexes of chromium 3, chromium 3। फॉर्मूला है CrCl3H2O6, या इसको मैं ऐसे लिखता हूं H12O6। ये है बच्चों all complexes have H2O and Cl as ligands। ओके बच्चों, ए की रिएक्शन जब तुम कंसंट्रेटेड H2SO4 याद कर रहे हो, देयर इज नो रिएक्शन। बी पे आते हैं, अगेन हमने कंसंट्रेटेड H2SO4 लिया, lose 6.75% of its weight। C, concentrated H2SO4 loses 13.5% of its weight। ओके बच्चों, जस्ट अ सेकेंड गाइस, जस्ट गिव मी 1 सेक। गाइस आवाज आ रही है नहीं आ रही है? Arya, sir. ओके। Yes, sir. हमें ये दे रखा है, we have to
फाइंड आउट व्हाट इज ए बी एंड सी। बेटा पहली चीज हम ऑलमोस्ट फील के हिसाब से कह देते हैं कि तुम्हारा कोऑर्डिनेशन नंबर क्या होना चाहिए, कितना क्रोमियम, कितने बेसिकली उसके लिगेंड होने चाहिए। बताओ बेटा, हमें दे रखा है ना CrCl3H2O6, ये दे रखा है। मैं पूछ रहा हूं कितने लिगेंड होनी चाहिए इसके पास। वैसे बच्चों को अब तक कितनी प्रैक्टिस हो जानी चाहिए, उन्हें याद ही हो जाना चाहिए कितने लिगेंड होते हैं। कितने होते हैं बेटा इसके पास नॉर्मली? इसका कोऑर्डिनेशन नंबर क्या होता है क्रोमियम का गाइस? यश सर बेटा 6 होता है नॉर्मली, लेकिन हमने कहा यार ये 6 तो ऐसा हो गया कि जैसे याद होना चाहिए, कोई और भी तरीका होना चाहिए सोचने का। तो बेटा EN रूल लगा के देखते हैं। क्रोमियम के पास कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं? 24। 24 में से चार्ज कितना है बेटा? +3। हाँ या ना बेटा? हाँ सर। अब इसमें सपोजिंग तुमने x नंबर ऑफ लिगेंड्स लिए तो इलेक्ट्रॉन्स कितने आएंगे? 2x। हाँ सर। विल बी इक्वल टू, शुड बी इक्वल टू 36। हाँ या ना बेटा? यस सर। अब यहां से तुम रियलाइज करोगे फील्ड नहीं वर्क करी। हाँ या ना? डिड इट वर्क और नॉट? नो सर। नहीं वर्क किया। इसीलिए मैं बता रहा था कि यहां पे मैं वो इट इज अ काइंड ऑफ गेस वर्क। EN रूल कभी वैलिड हो सकता है कभी ना हो, ठीक है ना बेटा? यहां पे वैलिड नहीं दिख रहा हमें, क्लियर है? हाँ तो सर। इसमें वी विल हैव टू टेक इट एज अ फैक्ट कि यार हो सकता है यहाँ पे 6 ही होना चाहिए। जितनी हमने प्रैक्टिस करी उसी हिसाब से हमें लग रहा है 6 ही होना चाहिए, तो 6 के हिसाब से ही लेके चलते हैं। बाद में हम थोड़ा चेक करने की कोशिश करेंगे कि 6 ही आ रहा है या नहीं आ रहा है। क्लियर है बेटा? ओके सर। यहाँ पे सिर्फ मेरा एम्फेसिस ये था कि अगर कुछ नहीं पता तो तुम EN लगा के देख सकते हो। इट माइट वर्क, इट माइट नॉट इवन वर्क। समझ आ रहा है नहीं बेटा? वर्क कर भी सकता है वो, ना भी करे, क्योंकि हमें पता है EN कई बार वैलिड नहीं भी होता है एंड यू गेट द कॉम्प्लेक्स। हाँ या ना? ओके सर। ओके तो एनीवे हम मान के चल रहे हैं फॉर द टाइमिंग कोऑर्डिनेशन नंबर क्या है? 6। अब हमें कहा गया है ए ने कंसंट्रेटेड H2SO4 क्या रिएक्शन नहीं करी। यार कंसंट्रेटेड H2SO4 करता क्या होगा बताओ? ऑर्गेनिक में तुमने क्या पढ़ा है? कंसंट्रेटेड H2SO4 क्या करता है? कंसंट्रेटेड H2SO4 क्या करता है बताओ? डिहाइड्रेशन। डिहाइड्रेशन करता है, तो यहां पे भी वाटर बाहर निकालना है। अब हमें कहा गया है ए ने वाटर बाहर नहीं निकाला, इसका मतलब ये सारा का सारा वाटर ब्रैकेट के अंदर होना चाहिए। हाँ या ना? हाँ सर। और अगर वाटर पूरा का पूरा ब्रैकेट के अंदर है तो बाहर सिर्फ क्लोरीन बैठा होगा। कोऑर्डिनेशन नंबर तो 6 के 6 मैंने अंदर भेज दी। हाँ या ना? यस सर। बोलो गाइस। तो दिस मस्ट बी योर ए। कोई डाउट यहां तक? अब हमें कहा गया है बी ने कितना वाटर लूज किया, कितना वेट लूज किया? 6.75%। हाँ या ना? बोलो। ये जो वेट लूज किया ये कैसे लूज किया है? बाय रिमूवल ऑफ वाटर। हाँ या ना? बताओ बेटा। हाँ सर। एक काम करते हैं, देखते हैं 6.75% ऑफ योर मॉलिक्यूलर मास। मॉलिक्यूलर मास कितना है बेटा इसका? निकालना पड़ेगा हमें। मैं अभी वैल्यू उठा लूं क्रोमियम का कितना? बेटा? मुझे याद नहीं, मैं तो इसका वैल्यू उठा रहा हूं, मतलब जो क्वेश्चन है उसके बाद डायरेक्ट वैल्यू उठा रहा हूं जो भी आएगा क्रोमियम का। मॉलिक्यूलर मास इसका है 266.5। ओके बेटा, ये वैल्यू आ रही है हमारी। दिस इज द बेसिकली हमें बता क्या रहा है, जो अभी मैंने निकाला है 6.75% ऑफ योर मॉलिक्यूलर मास। दिस इज द बेसिकली मास लॉस्ट फ्रॉम 1 मोल ऑफ दिस। हाँ या ना बेटा? भाई 6.75% लॉस इन वेट आया ऑफ दिस मॉलिक्यूल। हाँ या ना? तो हम Yes. देखना चाह रहे हैं एक्चुअली लॉस इन वेट कितना है। कितना लॉस इन वेट आ रहा है बेटा? कितना ग्राम? क्लियर हो रहा है नहीं हो रहा है बेटा? इस मॉलिक्यूल में से इतना ग्राम लॉस्ट हो गया। यार वाटर के टर्म में सोचा जाए तो एक वाटर मॉलिक्यूल लूज हुआ है। यस सर। हाँ या ना? अब एक वाटर मॉलिक्यूल लूज हुआ है इसका मतलब 5 वाटर अंदर बैठे हैं
और एक वाटर बाहर बैठा है। समझे या नहीं समझे गाइस? यस सर। क्लियर हो गई ये चीज पक्का? हाँ सर। और दूसरे वाले में सर 2 बाहर है। हाँ 2 बाहर होंगे क्योंकि उसका डबल है, 6.75 का डबल है मेरे ख्याल से, कितना 13.5। यस सर। मैं लिख देता हूं। क्लियर है? तो हम क्या कहेंगे, इसमें तुम्हारा पक्का 4 वाटर मॉलिक्यूल अंदर हैं और 2 वाटर मॉलिक्यूल हमारे बाहर। दिस इज द वाटर विच हैज बीन एलिमिनेटेड, नॉट दिस वन गाइस, दिस इज द वन। हाँ या ना? हियर दिस इज द वन दैट हैज बीन एलिमिनेटेड। कुछ समझे या नहीं समझे गाइस, ये बताओ मुझे। यस सर। दिस वाज ए, दिस वाज बी एंड दिस वाज सी। कितने बच्चों का ये क्वेश्चन बिल्कुल क्लियर हो गया कैसे किया है हमने? हाँ सर। बोलो, क्लियर हो गया ना? गुड। तो यहां पे हमारा बेसिकली ई एन डिड नॉट हेल्प अस, इट कुड हैव बट इट डिड नॉट। हाँ है ना बच्चों? मतलब हर एक में जो हो सकता है कि मैं यही बताना चाह रहा हूं ई एन के लिए कि ई एन तुम्हारा आखिरी रिजॉर्ट है निकालने का कि कोऑर्डिनेशन नंबर क्या आना चाहिए। ठीक है ना बेटा? क्लियर हो गई ये चीज? यस सर। गुड। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। हमें दे रखा है सी आर NH3 4 Cl2Br। ओके गाइस, ये हमें दे रखा है। इसकी 2 फॉर्म्स है, फॉर्म ए एंड बी। 2 फॉर्म्स। ए AgNO3 के साथ गिव्स व्हाइट पीपीटी, बी AgNO3 के साथ गिव्स पेल येलो पीपीटी। आंसर तो यहीं से निकल जाना चाहिए, हाँ या ना? एंड दिस व्हाइट पीपीटी इज रेडिली soluble in dilute aqueous ammonia. Okay, whereas B is readily soluble, yeah, simply soluble in concentrated ammonia. तुम्हें तो कलर से ही पता चल गया होगा कि व्हाइट पीपीटी का मतलब क्या बाहर है और क्या अंदर है बच्चों। AgBr। हाँ व्हाइट ए लिख दूं मैं, 1 मिनट रुकना बच्चों, ये मिटा क्यों नहीं? हाँ मिट गया। ए पहले हमें ये देखना पड़ेगा कितने लिगेंड चाहिए तुम्हें, कितने लिगेंड चाहिए। ये भी क्रोमियम है +3 में, तो तुम रियलाइज करोगे यहाँ पे ई एन नहीं चल रहा। हाँ है ना बेटा? क्लियर है यहाँ तक? सर 6 ये यहाँ पे नहीं चल रहा, लेकिन हमें बताया कि 6 होना चाहिए, तो NH3 तो अंदर ही अंदर होंगे। हाँ है ना बच्चों? यस सर। 4 NH3 हो गए, अब 2 और लिगेंड हमें अंदर चाहिए। हाँ है ना? लेकिन हमें कहा गया है व्हाइट पीपीटी बन रहा है, इसका मतलब एक फ्लोरीन बाहर होना चाहिए। ये चीज समझ आ रही नहीं आ रही है बच्चों? Yes, sir. बोल, क्लियर हो गया? मतलब BrCl एंड यू हैव गॉट एक Cl बाहर। हाँ है ना? Yes, दैट sir. इज ए। और बी क्या होगा बच्चों? तो एक बिहार बाहर हो जाए। एक Br बाहर हो जाएगा। गुड, ये ए और बी है। ओके गाइस, एक चीज बता दो मुझे, इनकी हाइब्रिडाइजेशन और मैग्नेटिक मोमेंट क्या होगा? ए और बी का हाइब्रिडाइजेशन एंड मैग्नेटिक मोमेंट। मैग्नेटिक मोमेंट पता है ना बच्चों क्या होता है? √n+2। करो गाइस, करके देखो। आई एम वेटिंग, इस बार मैं वेट कर रहा हूं, आई वांट आंसर फ्रॉम यू गाइस। बताओ बच्चों। व्हाट इज द हाइब्रिडाइजेशन
ऑक्टाहेड्रल हमें दे रखा है, 6 लिगेंड है, तो ऑक्टाहेड्रल में 2 ही हाइब्रिडाइजेशन हो सकती है, sp3d2 d2sp3। सोचो गाइस क्या होगा। तो D2sp3 d2sp3 होगा, ये बता दो क्यों। स्ट्रॉन्ग लिगेंड है। छी, स्ट्रॉन्ग लिगेंड से नहीं देख रहे बेटा, लिगेंड तो एक तो ब्रोमीन और क्लोरीन तो वीक ही है NH3 से। यू हैव टू गो एज पर, तुमने स्ट्रॉन्ग लिगेंड के हिसाब से d2sp3 बोल दिया। बेटा देखो क्रोमियम पे चार्ज क्या है, +3। क्रोमियम की कॉन्फ़िगरेशन क्या होती है, 4s1 3d5, 3 इलेक्ट्रॉन हटाओ, 3d3। नो डज इट रियली मैटर कि तुम्हारा स्ट्रॉन्ग है या वीक है, बताओ मुझे। d2sp3 या sp3d2 में नो सर। ऑर्बिटल में बेसिकली, डू यू रियलाइज और नॉट, ये 3 लो एनर्जी के हैं, 2 हाई एनर्जी के हैं। ओ भाई स्ट्रॉन्ग भेजो वीक भेजो, तुम्हारी पेयरिंग होगी नहीं, हाँ या ना। हाँ सर। ये चीज क्लियर हुई या नहीं हुई गाइस, इसको बिल्कुल दिमाग में बिठा लो कि डायरेक्टली ये मत कह देना कि स्ट्रॉन्ग लिगेंड है, लाओ जी हमने पेयरिंग कर दी। एक बार इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिख के देख लो पूरी, उसके बाद देखो क्या हमें पेयरिंग करनी है या नहीं करनी। लिगेंड स्ट्रेंथ बाद में आता है, पहले इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन आएगी मेटल की। समझ आ रहा है नहीं आ रहा है बच्चों। अगर ये होता बाई चांस, ये होता तो हम कहते हैं हाँ पेयरिंग हो रही है। इसमें तो पेयरिंग का स्कोप ही नहीं है जो हमें दे रखा है, हाँ या ना बच्चों। क्लियर हो रहा है नहीं हो रहा है ये चीज। यस सर। ऐसे केसेस होते हैं जिसमें तुम्हें देखना पड़ता है, या ऐसे केसेस होते हैं जिसमें तुम्हें देखना पड़ता है कि sp3d2 होगा या d2sp3 होगा। अब यहां पे अगर लिगेंड स्ट्रांग है तो ये इन दोनों को अंदर फेंक देगा, इसको यहां फेंका, इसको यहां फेंका, और तुम्हारी हाइब्रिडाइजेशन आ गई d2sp3। वीक लिगेंड तो नहीं बाहर फेंका, तो हमारा क्या आ गया, अंदर फेंका, सॉरी नहीं अंदर फेंका, तो हाइब्रिडाइजेशन क्या आ गई तुम्हारी, sp3d2। समझ आ रहा है नहीं आ रहा है बच्चों। D5 कॉन्फ़िगरेशन है जहां पे तुम्हें स्ट्रॉन्ग और वीक लिगेंड देखना पड़ेगा, नॉट D3 कॉन्फ़िगरेशन गाइस। ये चीज बच्चों क्लियर हुई या नहीं हुई, ये बताओ मुझे। Yes, sir. D5 में स्ट्रॉन्ग लिगेंड है तो यू विल हैव d2sp3। D5 में तुम्हारे पास वीक लिगेंड है, यू विल हैव sp3d2। लेकिन जो कॉन्फ़िगरेशन हमें दे रखी है उसमें इट विल ऑलवेज बी d2sp3 नो मैटर व्हिच लिगेंड यू टेक। ओके, नो नीड टू चेक लिगेंड स्ट्रेंथ। ये चीज समझे या नहीं समझेगा, ये बताओ मुझे। ये चीज बहुत जरूरी है बच्चों, बहुत जरूरी है। नो नीड टू चेक लिगेंड स्ट्रेंथ। देयर विल बी d2sp3 हाइब्रिड। पहले कॉन्फ़िगरेशन लिखो, इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिखो मेटल आयन की, उसके बाद सोचोगे लिगेंड को। दिमाग में बिठा लो इसे। मैग्नेटिक मोमेंट क्या आने वाला है बच्चों, नंबर ऑफ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स कितने हैं। √15 बोर मैग्नेटॉन, हाँ है ना, यस सर। बोलो गाइस। Yes, गुड। sir. तो अब ये दिमाग में बैठ गया नहीं बैठ गया कि पहले इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिखोगे मेटल आयन, उसके बाद लिगेंड देखोगे। नेक्स्ट पे आते हैं। ये हमें दे रखा है, पहले इसका आईयूपैक नोमेनक्लेचर ही बता दो। टेल मी द आईयूपैक नोमेनक्लेचर ऑफ दिस कंपाउंड, बताओ बच्चों। अजय NO क्या होगा, NO क्या होगा, इज इट NO और NO प्लस, क्या ये NO है या NO प्लस है। NO वैसे है। मैं तुम्हें बता दूं, नॉर्मली ये NO प्लस होता है, नॉर्मली NO प्लस ले रहे होते हैं। ओके बेटा, यस सर। नॉर्मली हम NO प्लस लेते हैं। तो ये हमारा बेसिकली आयन क्या है बेटा, क्या होगा बताओ। NO प्लस जो हमारा आयन है, ये लिगेंड के तौर पे क्या कहलाता है, नाइट्रोसोनियम। याद आ रहा है नहीं याद आ रहा है बच्चों। Yes, sir.
पोटेशियम, नाइट्रोसोनियम, अमोनिया, साइनो। हाँ या ना? तो पहले अमीन लिखा, अमीन, फिर हमने 4 साइनो है तो टेट्रासाइनो। ओके, और फिर क्या आएगा बच्चों? नाइट्रोसोनियम, और उसके बाद आएगा क्रोमेट, और क्रोमियम पे चार्ज क्या आएगा बच्चों? सोच क्या था? +1 -2, और NO पे +1 है बेटा, तो क्रोमियम पे चार्ज क्या आने वाला है? +1 +1। गुड। हाँ या ना? यस सर। बोलो guys, क्या कह रहे थे? कुछ कह रहे थे? हाँ सर, क्लियर है। क्लियर है? ओके। अब हमें कहा गया है इसकी हाइब्रिडाइजेशन बताओ, स्ट्रक्चर बताओ। Hybridization and structure, and we are given magnetic moment is 1.73। ये VBD का क्वेश्चन हो गया। ये किसका क्वेश्चन हो गया बच्चों? VBD का। मैग्नेटिक मोमेंट दे रखा है और हाइब्रिडाइजेशन पूछा गया है, स्ट्रक्चर पूछा गया है। क्लियर है या नहीं बच्चों? यह स्ट्रक्चर तो हम डायरेक्टली कह सकते हैं ऑक्टाहेड्रल होगा, D2sp3 हो, sp3d2 हो, ऑक्टाहेड्रल यानी। हाँ है ना बच्चों? हाँ सर। ऑक्टाहेड्रल। हाइब्रिडाइजेशन कैसे निकालोगे? और यहां पे लीगेंड स्ट्रेंथ नहीं देख रहे हम, पहले हम क्या देखेंगे बेटा? इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन। सबसे पहले वो क्रोमियम पे चार्ज क्या होगा बच्चों? 1 +1, हम भी हमने देखा था। 4s1 3d5 है, इलेक्ट्रॉन हटा दिया, क्या बचा बच्चों? 3d5, राइट? देखो गाइस, अभी हमारे क्वेश्चन हम जो निकाल रहे हैं वो किसके थ्रू निकालेंगे? मैग्नेटिक मोमेंट के थ्रू, मतलब VBD के थ्रू। ओके, क्लियर है गाइस? बाद में हम CFT से देखेंगे कि क्या हमारा लिगेंड स्ट्रेंथ उसे जस्टिफाई कर रहा था या नहीं कर रहा था। समझ आ रहा है नहीं आ रहा बच्चों? क्वेश्चन ये VBD का है क्योंकि हमें मैग्नेटिक मोमेंट दे रखा है। मैग्नेटिक मोमेंट से हमें हाइब्रिडाइजेशन निकालनी है। 3d5 है, हमारे अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन कितने होंगे मैग्नेटिक मोमेंट के हिसाब से? √n n+2 इज 1.73, तो n क्या आने वाला है बच्चों? 1। n इज 1। तुम्हें अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन कितने चाहिए बेटा? 1 है। कितने तुम्हारे पास अभी? 5 5। तो अब पेयर करवाना शुरू करें। इसको इधर पेयर करवाया, बचे कितने? 3। इसको पेयर करवाया, बचे कितना? 1। हाँ या ना? हाँ सर। मतलब हमारे पास 2 d ऑर्बिटल खाली है। हाइब्रिडाइजेशन क्या आने वाली है बेटा? D2sp3 राइट? ये हमने सारा VBD से किया है। यहां पे हमने लिगेंड स्ट्रेंथ जाए बाहर में, हमने लिगेंड स्ट्रेंथ को नहीं देखा क्योंकि हमें मैग्नेटिक मोमेंट दे रखा था। समझ गए? अब आते हैं जो हमारा लिगेंड स्ट्रेंथ था। ठीक है ना गाइस? देखो VBD में हमारा लिगेंड स्ट्रेंथ कहीं भी फीचर नहीं हो रहा होता। ठीक है ना गाइस? वहां पे तो मैग्नेटिक मोमेंट दे रखा होता है और मैग्नेटिक मोमेंट के हिसाब से हम हाइब्रिडाइजेशन दिखाते हैं कि क्या निकल के आ रही है। समझ आ रहा है नहीं आ रहा है बच्चों? यस सर। CFT से हमें पता चलता है लिगेंड स्ट्रेंथ की टर्म्स में कि हाँ क्या यही होना चाहिए था। हम कहेंगे भाई सारे स्ट्रॉन्ग लिगेंड बैठे हैं, NO हुआ, NH3+ हुआ, CN हुआ, दे आर स्ट्रॉन्ग लिगेंड्स। अब देखो ऑक्टाहेड्रल है तो 3 की एनर्जी लो, 2 की एनर्जी हाई। स्ट्रॉन्ग लिगेंड है तो पेयरिंग होगी या नहीं होगी बच्चों? होनी चाहिए थी, वही हमने करी है। वी हैव एक्चुअली डन द पेयरिंग। हाँ या ना? क्लियर हो रहा है नहीं हो रहा है गाइस? हाँ सर। मतलब समझ में आ रहा है क्वेश्चन को कैसे करना है? अगर मैग्नेटिक मोमेंट दे रखा है तो यू डोंट हैव टू लुक फॉर लिगेंड स्ट्रेंथ, नॉर्मली कर दो, उससे आंसर आ जाएगा। लिगेंड स्ट्रेंथ तो हम वैसे देख रहे होते कि हाँ क्या लिगेंड स्ट्रॉन्ग था पेयरिंग करवाने के लिए, लिगेंड वॉज स्ट्रॉन्ग ताकि पेयरिंग हो जाए। गेटिंग द आइडिया और नॉट? बोलो बच्चों। यस सर। अरे कोई और बच्चा भी हाँ बोल दो भाई। yes sir सर। तो ये पूरा समझ गए ना कि हमें मैग्नेटिक मोमेंट दे रखा है तो वी विल नॉट गो फॉर लिगेंड स्ट्रेंथ। मैग्नेटिक मोमेंट के हिसाब से पेयरिंग करवाते आओ जब तक कि हमारा नंबर ऑफ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स उतने आ ना आ जाए जितने हमें क्वेश्चन में
मैग्नेटिक मोमेंट के थ्रू दे रखे, तब तक पेयरिंग करवाते जाओ जब तक उतने ही अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स हो जितना मैग्नेटिक मोमेंट हमें बता रहा है कि अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स है। और फिर जो लिगेंड स्ट्रेंथ है वो तो बाद में हेल्प करता है हमें। हाँ यार, जो हमारी अनपेयरिंग हुई थी वो पेयरिंग होनी भी चाहिए थी क्योंकि लिगेंड स्ट्रांग है, दैट कम्स आफ्टरवर्ड्स। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। 0.0001 इतना मोलल हमें सॉल्यूशन दे रखा है ऑफ AB10। इसका जो फ्रीजिंग पॉइंट है इट इज -0.0015 डिग्री सेल्सियस। ठीक है बच्चों, क्लियर है गाइस? यहां तक कोई डाउट? Assuming 100% dissociation of complex, find its formula. ओके, हमें KF दे रखा है। ये जो सॉल्यूशन था इसका, इट वाज अ सॉल्यूशन इन वाटर बच्चों, दिस वाज अ सॉल्यूशन इन वाटर गाइस, दिस वाज अ सॉल्यूशन इन वाटर। KF of water is given to us as 1.86। हमें दे रखा है हमारे पास एक इतना मोलर सॉल्यूशन था AB10 का, उस सॉल्यूशन का फ्रीजिंग पॉइंट वाज दिस। हमें कह रखा है 100% डिसोसिएशन ऑफ कॉम्प्लेक्स है, वी हैव टू फाइंड आउट द फार्मूला बच्चों। ओके गाइस, क्वेश्चन क्लियर हुआ है नहीं हुआ पहले ये बताओ। सॉल्यूशन याद आ रहा है बच्चों? डेल्टा TF = IKFM। I Yes. tells us the number of ions formed after dissociation। हाँ है ना बच्चों? क्लियर है या नहीं? हाँ सर। क्लियर हो गया? तो एक काम करते हैं, फॉर्मूला लगाते हैं। डेल्टा TF 0.0015 is equal to IKF into M। हाँ या ना? बोलो गाइस। आई की वैल्यू निकल के आ गई 8, मतलब हमारे को 8 आयंस बनने चाहिए फ्रॉम 1 मोल ऑफ सब्सटेंस टेकन। AB10 से हमारे पास कितने आयंस बनने चाहिए? 8। हाँ या ना? हाँ सर। जैसे तुम्हें याद है NaCl गिविंग Na प्लस एंड Cl माइनस, उसके लिए I अगर 100% डिसोसिएशन है तो I कितना निकल के आता है बच्चों? 2। एक से हमारे 2 आयंस बनने 2/1। हाँ सर। मोल्स फाइनली बाय मोल्स इनिशियली इज I। रिमेंबर दैट और नॉट बच्चों? यस सर। मोल्स फाइनली बाय इनिशियली इज I। तो हम कहेंगे 8 बन रहे हैं। 8 का मतलब क्या होगा बच्चों? AB, बताओ बच्चों क्या बनेगा? B के हम कितने अंदर ले? हम कहेंगे B7 बाहर लो, और ये AB3 हो गया। बोलो गाइस, हाँ या ना? ये 7 और एक 8। बोलो गाइस, समझे या नहीं समझे? बच्चे बोल ही नहीं रहे। Yes, हाँ, sir. yes, समझ। समझ गया ना? तो ये ले, दिस इज द फॉर्मूला ऑफ कॉम्प्लेक्स। कोई डाउट नहीं यहां तक बच्चों? बोलो। नो सर। ओके गुड।